एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए बेटा, हम लोग आज आ गए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेक्चर 2। आई होप बेटा कि आपने लेक्चर 1 में बहुत इन्जॉय किया होगा, बहुत मज़े किए होंगे और अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। और लेक्चर 1 में हम लोगों ने SN1 क्या होता है, उसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या सॉल्वेंट का इफेक्ट है, सॉल्वेशन एनर्जी क्या है, सोलोलाइसिस क्या है ना, वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी और ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे। अब हम लोग बेटा जो लेक्चर 2 की बात करने जा रहे हैं, इस लेक्चर 2 में हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, स्टीरियोकेमिस्ट्री और ग्राफ, है ना। बहुत बढ़िया से अब देखना आगे और कितनी मज़ा आएगी। तो जैसे जैसे हम सब्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको और भी मज़ा आती चली जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो चलिए, स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लवली वेकेशन। मेरे प्यारे वेकेशंस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लेक्चर 2 की बात करते हैं बेटे, है ना। और उसमें हम लोग क्या बात करेंगे आज, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। तो पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, फिर ग्राफ की बात करेंगे। सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री की। ओके बेटे, सो सबसे पहले जो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, सारी कंडीशंस बेटा ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको पता है कैसे क्या करना है। अब एक रिएक्शन के थ्रू हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, समझ बेटा, आपके पास एक कंपाउंड है जी, मान लेते कि यहाँ पर pH लगा हुआ है, जरा देखिएगा ध्यान से बेटे, है ना। और यहाँ पर सपोज CH3 है, यहाँ पर सपोज CH2CH3 है। ठीक है, यहाँ पर आपका लिविंग ग्रुप सपोज Cl लगा हुआ है एंड आपने इसका रिएक्शन कराया बेटा किससे, CH3OH से, CH3OH से। बात को समझना, ठीक है। इसके बाद लोन पेयर है और आपका ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है। सो दिस इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एज वेल एज एंड न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो, दोनों का काम करेगा। दैट इज सॉल्वुलाइसिस, आपको पता है ना। इसका मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो अगर इसका रिएक्शन कराते हैं तो चलो पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलो अच्छा ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसका मैकेनिज्म ही देखते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, एक स्टेप करके समझने की कोशिश करते हैं। मैकेनिज्म का जो इसका पहला स्टेप होगा बेटे, वो देखिए क्या होगा, समझना, क्योंकि मैकेनिज्म से ही फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी आएगी। बढ़िया तरीके से समझते हैं और क्या हो सकता है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। चलिए, तो अब इसमें मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है बेटा, वो क्या है, देखो C है, यहाँ पर pH लगा है बेटे, यहाँ पर इधर क्या लगा है, देखो CH3 लगा हुआ है, इधर क्या लगा है, देखो CH2 और बेटा CH3 लगा हुआ है। ठीक है, ये Cl। तो आपको पता था पहले स्टेप में बेटा क्या होता है कि जो Cl है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट आएगा। याद करो, सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पर CH3 है, SN1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, CH2 और ये बेटा CH3 है। तो क्या हो गया, बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगा और यहाँ पर C ऐसे आ जाएगा। सो दिस विल बी TS1। क्या बन जाएगा बेटा, TS1 बन जाएगा, राइट। TS1 बन गया भाई। अच्छा, जैसे ही TS1 बनेगा तो बेटा ये बॉन्ड क्या होगा, टूट के अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो क्या बना देगा, देखो यहाँ पर C और यहाँ पर आएगा PH और यहाँ पर देखो CH3, यहाँ पर आएगा CH2 और ये CH3 और ये बन गया कार्बोकैटायन और यहाँ से अलग हो गया Cl-। अच्छा, अगर बेटा Cl- अगेन रिएक्ट कर जाए तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। तो ये Cl- है, इसको कौन घेर लेगा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट घेर लेगा, ये कैटायन का भी, तो ये इसको भी हाइड्रोलाइज करेगा, कैटायन को भी, एनायन को भी ये घेर लेगा। क्योंकि सॉल्वेंट CH3OH है, जिसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए इसको चारों तरफ से घेर लेगा। Cl- से अटैक नहीं कर पाएगा और यहाँ पर CH3OH अटैक करेगा और फाइनली कंपाउंड बनेगा। ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब अगर हम इस बेटा कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन निकाले, देखो 3 सिग्मा है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इट्स हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp2 का मतलब होता है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। समझना बात को बढ़िया तरीके से, ट्राइगोनल प्लेनर होता है बेटे। तो इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा बेटा, क्या कुछ इस तरह का प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, लाइक दिस ट्राइंगल। ये तो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरह की ये स्ट्रक्चर यहाँ पे सामने आएगी। अब आगे को बात समझते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, थोड़ा सा ये देखते हैं। तो बेटा अगर अब हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो जरा देखिएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री आ गई बेटे। यहाँ पर ये pH है, ये आपका CH3 है बेटे, ये आपका CH2 है, ये CH3 है और ये है प्लस, और बेटा बताओ ये आपका ट्रायंगल। और आपको पता है बेटा ट्रायंगल जो होता है, वो जो ट्रायंगल होता है तो प्लेन होता है एक भाई। ट्रायंगल बनाते तो कैसा होता है, प्लेन होता है। तो जब ट्रायंगल प्लेन होता है और ये आपका कार्बोकैटायन, अब इसमें अटैक करना है किसको, न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या CH3OH है, मतलब ये कुछ इस तरह का, इसके पास लोन पेयर है। नाउ दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल एंड PPS ऑल्सो, दोनों चीज़ें यहाँ पर आ जा रही हैं। अब बात बताओ मुझे बेटा, जब ये ट्रायंगल है, फ्लैट प्लानर है, एक ट्रायंगल है, तो ये प्लेनर है, तो बेटा ये जैसे मान लो ऐसे, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का चांस इधर से भी है, चांस इधर से भी है। जितना चांस ऊपर से अटैक करने का, उतना ही चांस नीचे से भी अटैक करने का। तो बेटा क्या यहाँ पर अटैक करने के चांसेस क्या, 2 हो सकते हैं। एक एबव द प्लेन, ऊपर से भी न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि प्लेन है भाई, एकदम फ्लैट प्लानर है, ये ट्रायंगल है, तो ऊपर से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, नीचे भी से। तो यानी 2 चांसेस प्रोडक्ट के यहाँ पर बनेंगे।
दो चांसेस बेटा प्रोडक्ट के यहाँ पर बनेंगे, और वो दो चांसेस क्या क्या बनेंगे, जरा इस चीज़ को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग बेटा क्या इसको ऐसे करके देखें, देखो है ना, या तो मतलब ऊपर से अटैक कर जाए या नीचे से अटैक कर जाए, या अबव द प्लेन या तो बिलो द प्लेन। अगर हम इसको ऐसे समझें कि भाई इसमें दो पॉसिबिलिटी, एक सामने से या एक बैक साइड से अटैक कर जाए, तो इसको हम आपको ऐसे दिखाते हैं, दोनों तरीके हम आपको दिखा दे रहे हैं। PH और यहाँ पर देखो CH3 और यहाँ पर CH2 और बेटा यहाँ पर CH3 और यहाँ पर प्लस था, अगर इधर से अटैक कर गया, अच्छा यहाँ पे बेटा H आएगा, H फिर ऊपर प्लस आ जाएगा, फिर H प्लस हट जाएगा, वो मैकेनिज्म आपको पता है। हाँ, तो सीधे यहाँ पर क्या आ जाएगा, OCH3 आ जाएगा, ऐसे हो सकता है। या फिर बेटा क्या हो सकता है, C सामने से अटैक किया, या अबव द प्लेन ऐसे बोल सकते हो आप। दूसरा CH3 CH2 CH3 और ये बेटा बैक साइड से अटैक कर सकता है। तो अगर ये सामने से अटैक कर रहा है तो बेटा इसका कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा, देखो ये चारों सेंटर अलग अलग हैं, तो इसको हम कायरल सेंटर बोल सकते हैं, इसको भी हम कायरल सेंटर बोल सकते हैं। कहानी समझ रहे हो ना बेटा, ये यहाँ पर OH ये अटैक किया तो C और O के बीच में बॉन्ड आ जाएगा और ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा हाइड्रोजन के, तो H अलग हो जाएगा, OCH3 ऐड हो जाएगा। ये हम आपको लास्ट क्लास में मैकेनिज्म में बता चुके हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि देखो यहाँ पर बेटा अगर ये इसमें इस साइड है तो इसमें देखो उसके जस्ट अपोजिट है। यानी कि अगर हम बात करें नॉर्मल लेट, कि लेट इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आ रहा है, हमने निकाला नहीं बेटा, लेट अगर ये आ रहा है तो बेटा बताओ इसमें जस्ट इन्वर्ट हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S होगा। तो यहाँ पर अगर एक R है तो दूसरा S है, मतलब ये एक दूसरे के क्या बनेंगे, एक दूसरे के क्या बन रहा है बेटा, ये मिरर इमेज बनेंगे, एक दूसरे के क्या बनेंगे, मिरर इमेज बनेंगे। मीन्स दैट विल बी पेयर ऑफ इनैंशियोमर, जिसको हम बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर, है ना। ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर बनेगा यहाँ पर, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर, है ना, या इसको हम, है ना, रेशमाइजेशन, कुछ इस तरह से ये फॉर्म आपका आएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते थे, देखो कैसे, कि मान लो जो आपका कार्ब कटायन बना, ये मान लो, ठीक है, ट्रायंगल, है ना, कैसे भी समझो, लाइक, है ना। सपोज इसमें तीन अलग है, एक जनरल बात कर लेते हैं, एक X है सपोज, एक Y है और एक ये Z है, ठीक है, और इस पर प्लस चार्ज है बेटे, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है ये, तो इस पर प्लस चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इसके देखो ना टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल खाली है, मतलब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका खाली है, तो एक वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास है भाई, इसका वैकेंट तो आपको पता ही है। अब इसमें क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल एक तो अबव द प्लेन अटैक कर सकता है या फिर बिलो द प्लेन अटैक कर सकता है। तो अबव द प्लेन अटैक कर सकता है, यानी कि अबव द प्लेन हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है बेटा, बिलो द प्लेन हो सकता है। ट्रायंगल है तो प्लेनर है, कैसे भी अटैक कर सकता है। समझ रहे बेटा बात की नहीं समझ रहे हैं? तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। पहली पॉसिबिलिटी बेटे क्या आएगी, यहाँ पर जरा ध्यान दें और गौर फरमाएं आप। फर्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या आएगी, देखो C, यहाँ पर X है, यहाँ पर Y है, यहाँ पर Z है, सॉरी इधर Z है, कुछ भी एनीथिंग जो भी है कोई बात नहीं, जो भी यहाँ पर है आप उसके बेसिस पे बात कर सकते हो। यहाँ पर बेटा Z है और यहाँ पर Y है, और अगर ऊपर की तरफ से अटैक किया तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाएगा। तो दूसरा चांस बेटा इसमें क्या बन सकता है आपका, दूसरा चांस यहाँ पर क्या बन सकता है बेटे आपका, दूसरा चांस जो यहाँ पर बनेगा दैट विल बी C, और यहाँ पर देखो X है और यहाँ पर Z है। बेटे बात समझ रहे हो, यहाँ पर Y है और सॉरी हाँ Y था ना, हाँ। अब अगर बैक साइड से अटैक करेगा बेटा, अगर ये बैक साइड से अटैक करेगा तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। अब देखो जरा सा X ये वाला देखो, न्यूक्लियोफाइल पहले यहाँ पे अटैक किया, और जब यहाँ पे अटैक करेगा तो आपका देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये जो नीचे था ये आपका वही ऐसे, और न्यूक्लियोफाइल कुछ इस तरह का हो जाएगा। देखो एक तो अबव द प्लेन और दूसरा कहाँ हो गया, बिलो द प्लेन, या फिर लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से, या अबव द या बिलो द, दोनों पॉसिबिलिटी मैंने आपको समझाई। जैसे भी आपको समझना आप वैसे समझ सकते हो। तो बताओ एक ऊपर है और इसमें जस्ट कॉन्फ़िगरेशन नीचे हो गया, तो अगर एक आ रहा है लेट में बोलो, लेट दिस इज आर, मैंने कॉन्फ़िगरेशन निकाला नहीं बेटा, पहले वाले में भी नहीं निकाला था, तो कंफर्म है कि इसका जस्ट इन्वर्जन हुआ है एक, है ना, और जस्ट ऑड इंटरचेंज हुआ। देखो ये जस्ट इधर चला गया, एक ही कार्बन पे एक और इंटरचेंज होने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो यार है तो ये एस हो जाएगा। यहाँ पर पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा, एक दूसरे के क्या बनेंगे, मिरर इमेज बन जाएंगे, एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, मिरर इमेज बन जाएंगे। इसको जेड को आप, है ना, वो देख लेना आप, है ना। तो क्या बन जाएगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स या फिर रेशमिक मिक्सचर या ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर बनेगा, है ना, ड्यू टू एक्सटर्नल, इन दोनों के मिक्सचर को ऑप्टिकली बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपनसेशन, दोनों को मिलने से जो रोटेशन आएगा वो नेट जीरो हो जाएगा। चलिए यहाँ तक बात तो बेटा आपको समझ में आती है, अब पहला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर एक सामने ये आता है, पता है क्या आता है, सुनना जरा ध्यान से। चलिए थोड़ा सा यहाँ तक बात एकदम क्लियर है अच्छे से।
ध्यान से, है ना। अब समझना जरा बात को। पहला क्वेश्चन बेटा हमारे सामने यहाँ ये आता है कि क्या 100% रेशमाइजेशन होगा, मतलब क्या अगर इसमें 50% रोटेशन इधर है क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज भी क्या 50% होगा, है ना। तो अगर 50% क्लॉकवाइज और 50%, तभी तो भाई नेट रोटेशन 0 हो पाएगा बेटे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सामने यहाँ पर आता है वो ये आता है, क्या आता है क्वेश्चन, क्या आता है। सो क्वेश्चन इज कि क्या 100% रेशमाइजेशन होगा, रेशमाइजेशन होगा। मतलब जो देखो एक तो बेटा देखो क्या है कि जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखो इस पर आपका लिविंग ग्रुप इधर था, न्यूक्लियोफाइल भी उधर ही आया, तो इसको जो अगर ऐसा ही हो जा रहा है तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन। मतलब अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन जो था, और देखो जब लिविंग ग्रुप आपका इधर था उसके अपोजिट साइड में देखो आया न्यूक्लियोफाइल, देखो आया कि नहीं अपोजिट साइड में, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। तो दो तरह के प्रोडक्ट आए, एक रिटेंशन का और एक इन्वर्जन का। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कब हो सकता है? जब रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट दोनों का अमाउंट इक्वल हो, तो एक में +50 होगा तो माइनस में दूसरे में -50 होगा, तभी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा मिक्सचर। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपके सामने बेटे कि क्या 100% रेशमाइजेशन होगा, क्या यहाँ पर जितना, क्या यहाँ पर 50% रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा और क्या 50% ही इन्वर्जन होगा, तभी तो दोनों प्लस और माइनस मिलके नेट 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? क्वेश्चन ये हमारे सामने आया, क्या ऐसा होगा क्या, है ना। क्योंकि अगर ऐसा 50-50 होगा तभी ही रेशमाइजेशन होगा, अदरवाइज रेशमाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस, अदरवाइज रेशमाइजेशन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बात समझ रहे हो? तो इस चीज़ को समझते हैं। इसको समझने के लिए देखो बेटा हमारे पास क्या था, इसको समझो। मान लो हमारे पास यहाँ पर x था, चलो यही वाला एग्जाम्पल ऊपर वाला जो हमने जनरल फॉर्म XZY वाला ही लेते हैं, x था, z था और y था। बेटा इधर आपका क्या लगा था? लिविंग ग्रुप HCl लगा हुआ था। ठीक, होता क्या बेटा समझना, बहुत बारीक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। होता क्या है कि आप देख रहे हो बेटे कि XZ एंड ये y है और ये ऐसे करके दूर जाता है। पहला मैकेनिज्म ये था कि नहीं था आपका, और ट्रांजिशन स्टेट आता है बेटे, फ्री अर्थ। होता क्या है बेटा कि थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस पता है क्या आता है कि देखो सामने तो लिविंग ग्रुप हट रहा है तो ये हट जाएगा, ठीक है, फ्लैट प्लेनर हो जाएगा। पर बेटा थोड़ा सा आपको ये नहीं लग रहा कि ये सामने लगा हुआ है, जैसे ही कार्बोकैटायन बना होगा वैसे Cl हटा होगा। मैं ऐसा तो नहीं कि वो न्यूक्लियोफाइल वेट कर रहा होगा कि भैया तुम एकदम गायब हो जाओ और उसके बाद हम तुमसे जुड़ें, ऐसा तो नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल भी सोल्यूशन में सिस्टम में पड़ा हुआ है, सॉल्वेशन ऑलरेडी हो चुका है, सारी सॉल्वेशन एनर्जी या सॉल्वेशन की हम बात आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, हो चुका है ऑलरेडी। तो बेटा इसमें एक चांस क्या होता है कि देखो ये हट रहा है, नो डाउट जब ये हटेगा प्लस चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बट एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटली क्या होता है बेटा कि जब न्यूक्लियोफाइल तो सोल्यूशन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना बेटा, तो ये तो देखो हट रहा बेटा, लास्ट मोमेंट में क्या होगा, तब भी तो थोड़ा सा ये फ्रंट साइड में रहेगा हटते हटते, तो थोड़ा सा लिटिल बिट न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के इधर चांसेस थोड़े ज़्यादा नहीं होंगे, स्लाइटली मोर चांसेस। चांस ऑफ इन्वर्जन बैक साइड से अटैक करने के, क्यों? क्योंकि भाई ये हट रहा है, लास्ट मोमेंट में जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा तब तक ये हटते दूर गया होगा ना बेटा, थोड़ा बहुत तो ये पार्ट हल्का फुल्का पार्ट तो इसका सामने नजर आएगा इसको ना, उस टाइम पे जब ये हट रहा है हटते एकदम लास्ट में, तो ये वाला पोजीशन तो एकदम खाली पड़ा हुआ है, स्लाइटली, मतलब पता है कितना % का डिफरेंस आता है? 1% का डिफरेंस आता है सिर्फ। तो हम बता देते बेटा आपका स्लाइटली, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ को बात को समझना कि जो स्लाइटली इन्वर्जन प्रोडक्ट इज मोर, बट इतना ज़्यादा नहीं होता, अभी समझा। तो फिर आप बोलोगे सर इन्वर्जन फिर कैसे, सॉरी रेशमाइजेशन कैसे हुआ? बताता हूँ। स्लाइटली इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन, और कितना मोर? लगभग 1%। तो ये जो डिफरेंस ऑफ 1% है, जो डिफरेंस ऑफ 1% है, cannot be measured by
हम लोग जब बात करते हैं ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो बेटा पोलैरिमीटर ट्यूब की बात करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट की बात करते हैं, ये आपको ऑप्टिकल में समझा चुके हैं, कैन नॉट बी मेजर्ड बाय पीपीएल और पोलैरिमीटर ट्यूब। सो ये जो 1% का डिफरेंस है, ये पोलैरिमीटर ट्यूब या पीपीएल इसको मेजर ही नहीं कर पाता है। मीटर जो लगा होता है मेजर करने के लिए एंगल, वो इस 1% को डिफरेंस को समझ ही नहीं पाता है, मेजर ही नहीं कर पाता है। और जब वो मेजर नहीं कर पाता तो एक्चुअली में 1% का डिफरेंस आता है, बट हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ये 1% को डिफरेंस को मेजर ही नहीं कर पाता, देख नहीं पाता है। इसलिए 50% हम आर बोल देते हैं, 50% हम एस बोल देते हैं, 50% डी बोल देते हैं, 50% एल बोल देते हैं, और बोल देते हैं कि नेट रोटेशन आपका कितना हो गया बेटे, 0 हो गया है। बट अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि SN1 रिएक्शन में है ना रिटेंशन इन्वर्जन, अगर एडवांस में क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए क्या दोनों का इक्वल अमाउंट होता है एक्चुअली में, तो एक्चुअली में इक्वल अमाउंट नहीं होता है, 1% का डिफरेंस होता है। मतलब अगर एक अगर आपका, जैसे कि मैं बात करूं, अगर इन्वर्जन अगर आपका 51% है या जो भी है, राइट, मतलब स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा होगा और ये थोड़ा सा ज़्यादा कम होगा, मतलब 1% का बेसिकली डिफरेंस आएगा। आप ऐसे समझ लो बात को, आप ऐसे समझ लो बात को। तो रीजन समझ में आया ना, क्यों सामने लगा हुआ था, हट रहा, नो डाउट। अब ये मत समझना कि सर ये हटता जा रहा है वो लगता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हटने के बाद ही लगेगा। बट बेटा ये हट रहा है ना सामने से, न्यूक्लियोफाइल तो सोल्यूशन में पड़ा हुआ है ना, ये हट रहा है, तो बेटा सामने से अटैक करने के चांसेस थोड़े से तो कम हुए ना, हल्के से तो कम हुए ना, कि भाई इधर से लीविंग ग्रुप हट रहा है, न्यूक्लियोफाइल पड़ा हो, तो इसका जो पीछे वाला पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो ये हटेगा, और हटेगा तभी जब कार्ब कैटायन बनेगा, तभी न्यूक्लियोफाइल वहां पे जुड़ेगा। बट बेटा जब लास्ट टाइम एकदम हट रहा होगा, एकदम जस्ट जब ही हटेगा कार्ब कैटायन बनेगा, तो पीछे वाला एकदम पहले से ही खाली पड़ा था, थोड़ा सा चांस इन्वर्जन का यहाँ पर ज़्यादा होता है। दिस इज द रीजन एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने समझाई, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखो जरा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री, जरा देखिए बेटा, ये CH3OH है, देखो। और बेटा ये बताओ, ये जो CH3OH है आपका यहाँ पर, देखो ये आपका है ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, ये आपका लीविंग ग्रुप है, तो क्या बाहर गया, ये कार्ब कैटायन बना बेटे। इसके बाद देखो जरा सा, ये यहाँ पर अटैक करेगा और देखो ये बनाया, तो आर एंड एस बनेगा, एक आर बनेगा तो दूसरा एस बनेगा, दोनों एक साथ यहाँ पर लिख दें आर एंड एस, क्योंकि कैरल सेंटर है यहाँ पर, ये एक कैरल सेंटर है। तो जब और नंबर ऑफ पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स का फॉर्मूला जो होता है बेटा, अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है बेटा, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड अगर है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड अगर है, तो जो पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 to the power n, वेयर n इज स्टीरियो सेंटर। तो एक ही कैरल सेंटर यहाँ पर है, सो 2 to the power 1 एंड दैट विल बी 2। और कैसे भाई, अगर एक आर बना तो दूसरा इसका मिरर इमेज बनेगा, एस बनेगा, तो 2 ही तो बनेंगे। फिर यहाँ पे समझाया, देखो एबव द प्लेन हो सकता है, बिलो द प्लेन हो सकता है। एबव द प्लेन ये देखो, बिलो द प्लेन ये देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे। तो अगर एक आर है तो दूसरा क्या होगा, एस होगा। कहानी समझ में आती है, एक बार देख लो फटाफट आप। फिर यहाँ पर ये चीज़ आती है, सो इन केस ऑफ SN1 रेसमाइजेशन विल टेक्स प्लेस, पेयर ऑफ इनेंशियोमर बनेगा, ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, फिर मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया, जरा देखिए क्या एक्सप्लेन किया। सो क्वेश्चन इज 100% रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस, मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वर्टेड एंड रिटेंडेड प्रोडक्ट फॉर्म्ड और डिफरेंट प्रोपोर्शन, इक्वल अमाउंट में बनेगा या डिफरेंट बनेगा, है ना। सो इफ 50% इन्वर्जन और अगर 50% रिटेंशन है, देन ओनली रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस, अदरवाइज नहीं करेगा, अदरवाइज नो। सो देखो सारी चीज़ जो बोली सब लिखी हुई है यहाँ पे, आप जरा आगे देखें। So in case of SN1 reaction, the percentage of inverted product is slightly greater than retention product, but mixture is known as racemic mixture. But फिर भी हम मिक्सचर को क्या बोलते हैं, मिक्सचर को हम रेसमिक मिक्सचर ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंस 1% के अप्रॉक्स होता है, एंड दिस डिफरेंस इज नॉट ऑब्जर्व्ड बाय PPL, सो नेट रेसमिक मिक्सचर ही हमको नजर आता है। नेट हमें बेटा क्या नजर आता है, रेसमिक मिक्सचर ही हमको नजर आता है। कहानी समझ में आ रही है? तो वही चीज़ यहाँ पर जरा देखो कि ये Cl था, यहाँ पर देखो ये तो दूर होता जा रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको थोड़ा सा चांस ज़्यादा मिला बैकवर्ड डायरेक्शन में अटैक करने का। प्रैक्टिकली मिक्सर इज नॉट 100% रेसमिक मिक्सर, प्रैक्टिकली नहीं होता है, बट थ्योरेटिकली 100% रेसमिक मिक्सर बनेगा। सो बॉन्ड ब्रेकिंग जब 99% के आसपास बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल तो पड़ा ही हुआ है ना बेटा, तभी ये पीछे का खाली ही तो रहेगा ना पूरा, तो इधर चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। सो ऑलमोस्ट समझ रहे हो ना, ऑलमोस्ट जब कंप्लीट ब्रेकिंग का चांस आता है ना, तो चार्ज डेवलप होगा यहाँ पर इन कार्बन, बट स्टिल Cl- इज नॉट डिटैच्ड। 99% या 99.99% की बात कर लें, तभी थोड़ा सा तो जुड़ा हुआ है ना बेटा, पूरा का पूरा डिटैच नहीं हुआ है ना। सो OH- कैनॉट अटैक इन फ्रंट साइड, है ना, सो अटैक ऑन बैक साइड, तो बैक साइड में अटैक करने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो स्लाइटली या वेरी स्लाइटली इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज मोर, दैट एक्स्ट्रा रोटेशन पार्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड बाय PPL, सो मिक्सचर इज रेसमिक मिक्सचर। बोलो बेटा, क्या अब बताओ मुझे बेटा, क्या ये स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आ गई क्या? अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग बढ़िया से डिस्कस करेंगे, और जो मैं आपको बहुत बढ़िया से समझाऊंगा। अब उन पॉइंट्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बेटे, कि वो पॉइंट्स और क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। R&S ये सारी चीज़ें आपको आती हैं अच्छे से निकालना, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आई होप बेटा कि आपको ये चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ आपको पता चली अभी, कि भैया थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इन्वर्जन और रिटेंशन में, राइट। चलिए अब आगे की बात करते हैं, ओके बेटे। चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा, और स्टीरियोकेमिस्ट्री को और डिटेल में समझते हैं।
तो आप ये मान के चलना कि बेटा जो थेरेटिकली है आपको रेशमिक मिक्सचर ही मिलेगा अगर कुछ इस तरह का चीज़ है। तो आपने अभी क्या देखा बेटा यहाँ पर, अभी जो आपने देखा उसको उसी को हम ऑब्जर्व करें, अगर उसी को हम स्टोइकोकेमिस्ट्री में देखें, तो अभी आपने क्या देखा बेटा कि अगर आपका कंपाउंड ये था कुछ इस तरह का, लाइक इस तरह से, ये एक्स और ये वाई और ये जेड है ना, यहाँ पर कहीं लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी आप जैसे चाहो आप ऐसे उस हिसाब से समझ सकते हो है ना, लाइक यहाँ पर लगा हुआ था इस तरह से, यहाँ पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है। और जब आपने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराया तो बेटा क्या हुआ, कुछ इस तरह का देखो चीज़ आया, एक्स आया, वाई आया और जेड आया, और ये सामने से अटैक कर गया तो बेटा क्या होगा, रिटेंशन हो गया। अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन से बेटा अटैक कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभी क्वेश्चन के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर करेंगे, पहले थोड़ा सा आप इस बात को समझें, तो इन्वर्जन हो जाएगा। ये आपने देखा और ये 100%। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, इसमें ये जो सेंटर है ये आपका पहले से देखो, एक्स अलग है, वाई अलग है, जेड अलग है, ये अलग है, ये कायरल सेंटर, जो कायरल सेंटर था जब कार्बोकेटायन बना उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक किया तो वही कायरल सेंटर मेंटेन रह गया, रिटेन रह गया, रह गया कि नहीं रह गया। तो जो सबस्ट्रेट में कायरल सेंटर था कार्बोकेटायन में, वो कायरल सेंटर मेंटेन रह गया, और इसके पास कोई और अलग से एक्स्ट्रा कायरल सेंटर पहले से नहीं था। इसी कायरल सेंटर में जो कायरल सेंटर था उसी में चेंज हुआ, एक बार इन्वर्जन हुआ और एक बार रिटेंशन हुआ। तो ऐसे केस में क्या बनता है बेटा, आर एंड एस फॉर्म बनेगा, हमेशा आर एंड एस फॉर्म बनेगा, एंड पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा, और पेयर ऑफ इनैंशियोमर और रेशमिक मिक्सचर, और रेशमिक मिक्सचर रेशमाइजेशन होगा। यानी पहला चीज क्या होता है कि इफ अ न्यू कायरल सेंटर, हमेशा ध्यान रखना, इफ ए न्यू कायरल सेंटर इज जनरेटेड, इफ अ न्यू कायरल सेंटर इज जनरेटेड, कायरल सेंटर इज जनरेटेड थ्रू कार्बोकेटायन, थ्रू कार्बोकेटायन, थ्रू कार्बोकेटायन है ना, तो आपको हमेशा आर एंड एस फॉर्म मिलेगा, आपको रेशमिक मिक्सचर मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलेगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर, पेयर ऑफ इनैंशियोमर। इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि नो एक्स्ट्रा, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा है ना, नो एक्स्ट्रा कायरल सेंटर इन, नो एक्स्ट्रा another chiral center should be present on substrate, should be present on substrate, on substrate। समझे बेटे बात को कुछ इस तरह से। लेकिन मान के चलो तो यहां पर बेटा क्या था एक्चुअली में, एक ही कायरल सेंटर की बात हुई, एक कायरल सेंटर जो था बेटा कार्बोकेटायन के थ्रू वही कायरल सेंटर ही जनरेट हुआ, वही कायरल सेंटर ही मेंटेन रहा, तो इसमें आर एंड एस बनेगा है ना, और यहां पर इसके इस कायरल सेंटर के अलावा कोई और अगर अलग से आपका एक्स्ट्रा कायरल सेंटर नहीं था, तो अगर ये एक आर होगा तो दूसरा बेटा क्या होगा, एस होगा, एंड इस तरह से आपके फॉर्म बन जाएंगे। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं आपसे कि मान लो बेटे कि आपके पास कोई इस तरह का कंपाउंड होता, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा बेटे, मान लो हम आपसे बोलते कुछ इस तरह का कंपाउंड हमारे पास होता, मान लो यहाँ पर Cl है और बेटे यहाँ पर है आपका कुछ है ना, सपोज CH3 है और यहाँ पर H है, ठीक है। यहाँ पर हमने लगा लिया सपोज, समझना, यहाँ पर हमने लगा लिया Et और यहाँ पर हमने लगा लिया Pr या प्रोपाइल ग्रुप है ना, प्रोपाइल ग्रुप लगा लिया यहाँ पे मैंने, Pr या फिर Me लगा लिया, मिथाइल ग्रुप लगा लिया, ठीक है। ये क्या बेटा, ये देखो ये Me अलग है, Et अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये कायरल सेंटर है। बट बेटा क्या इस कायरल सेंटर के थ्रू कोई रिएक्शन होगी, लिविंग ग्रुप तो इस वाले सेंटर पे लगा हुआ है, तो ये भी आपका देखो, ये अलग, ये अलग, ये अलग, और इधर वाला पार्ट पूरा का पूरा अलग। अब जब आप इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, क्या देखो, अच्छा अगर बेटा ये, इसका मतलब ये फिक्स्ड है, इसमें तो कुछ होना नहीं है, दिस इज ए फिक्स्ड कायरल सेंटर, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ रिएक्शन तो यहाँ हो रही है, इस वाले कायरल सेंटर पे हो रही है, तो ये आपका एक्स्ट्रा अनदर कायरल सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा अनदर कायरल सेंटर, समझना बहुत बढ़िया चीज है, इज ऑलरेडी प्रेजेंट, इज ऑलरेडी प्रेजेंट, इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन सबस्ट्रेट एंड थ्रू कार्बोकेटायन कायरल सेंटर इज ऑल्सो जनरेटेड, इज ऑल्सो जनरेटेड। मैं समझाता हूं कैसे।
तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, एक चीज बताओ, यानी ये जो कायरल सेंटर ये तो फिक्स्ड है, इसमें तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही बेटा, जैसा है वैसे ही है बिल्कुल, तो यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन भी फिक्स होगा। लेट अब समझना, लेट जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो ऐसे है, मैंने निकाला नहीं है, मैं लेट करके बोल रहा हूं, आप निकाल के देखना, जो लेट रेस अब अगर ऐसे तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस पर तो कोई फर्क बेटे नहीं पड़ रहा है। बट अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक की, तो जरा देखना, समझना जरा बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपको प्रॉपर बना के दिखा रहा हूँ बेटे, ठीक है, जरा देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा, आप खुद अभी समझ जाओगे क्लियरली कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। चलिए, और यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर बेटे आपका Me है और Et, चेक कर लेना बेटे एक बार, ठीक है, और यहाँ पर आपका Me है और Et है, कुछ 1-2 कार्बन इधर उधर हो जाए, वो आपको सही से चेक कर लेना है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद यहाँ पर बात आएगी न्यूक्लियोफाइल की, तो वो अभी हम देखते हैं। 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, और ये ऐसे यहाँ पर एक तो H लगा हुआ है, चाहो तो आप शो करो, इस पॉइंट पे बात करें बेटा, इस पॉइंट पे बात करें, अब जरा समझना बेटा। तो एक में क्या होगा, एक तो न्यूक्लियोफाइल जब जुड़ेगा बेटा, तो एक तो अबव द प्लेन होगा, दूसरा बिलो द प्लेन होगा, एक तो अबव द प्लेन होगा, दूसरा बिलो द प्लेन होगा। अगर हम शो करें ऐसे, अच्छा इसका इसमें कुछ हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, तो ये ऐसे, तो ये भी ऐसे, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा, है ना। अच्छा बेटा, अब इसका भी कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा, इसका भी आपका कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा, जो भी रहा होगा पहले कुछ तो रहा होगा, ठीक है, जो भी है ना। तो लेट मान के चले बेटा, कुछ लेट इसका आर था, कुछ तो होगा, अरे जो भी हो, एस हो आर हो या हो, जो भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। अभी आप कॉन्सेप्ट को समझो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ बेटा। एक में तो क्या होगा कि जैसा था वैसे ही लग जाए, मतलब मान लो ये जो Cl था बेटे, कुछ ऐसे समझो कि आपका एबव द प्लेन था और ये आपका बिलो द प्लेन था, सपोज कुछ इस तरह से, समझे आप बात को, है ना। हाइड्रोजन को हटा के रख लेते हैं, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक, इस तरह से था। अब बेटा बताओ, अगर रिटेंशन होगा तो जो एबव है एबव रहेगा, जो बिलो है बिलो रहेगा, इसका मतलब इसमें वैसे ही न्यूक्लियोफाइल लग जाए और CH3 जैसा वैसे हो जाए। इसका मतलब अगर ये R है तो ये अभी भी यहाँ पर क्या होगा बेटे, R है, सब ये कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा है ना, देखो कायरल सेंटर नया जनरेट हो गया कि नहीं, देखो CH3 है, न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये ग्रुप अलग है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये अलग है, और ये तो ये आपका रिटेंशन हुआ। ऐसा चांस बन सकता है कि नहीं बन सकता है। और दूसरा इन्वर्जन में बेटे क्या होना है, आप खुद बताओ। अगर हम इन्वर्जन की बात करें, अभी देखो कितना मजेदार आपको समझ में आएगा इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको। अब अगर हम बेटा बात करें इन्वर्जन की, समझना बेटे बात को, और वैसे हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत अच्छे से समझा रखा है ये चीज़। अब ये क्या था, देखो डार्क लाइन है ना बिलो द प्लेन, अब ये हो जाए क्या, एबव द प्लेन, तो न्यूक्लियोफाइल का इन्वर्जन हो जाए, देखो यहाँ पे, और ये आपका डार्क हो जाए कुछ इस तरह से, CH3 यहाँ पे। तो बेटा बताओ, अगर ये R है ये वाला, तो बेटा जस्ट इन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, देखो एबव और बिलो सब चेंज हो गया, तो ये आपका S हो जाएगा। अब बेटा बताओ, ये जो पेयर बन रहा है यहाँ पर, जरा देखो पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा ये S में तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर चेंज हुआ, तो पहले का देखो SS है ना, देखो ये देखो SR, सॉरी पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटे, SR है, और दूसरे वाले का कॉन्फ़िगरेशन बेटे क्या है, SS है। देखो बेटा इस तरह का पेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और जब इस तरह का पेयर मिलता है, देखो पेयर ऑफ इनेंशियोमर बेटे कैसे होते हैं, पेयर ऑफ इनेंशियोमर कैसे होते हैं, जरा समझना कि अगर R है तो R से S बन जाए, अगर दो कायरल सेंटर है तो RR है तो SS जस्ट इन्वर्ट हो जाए, या SR है तो RS हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ। या फिर सपोज RS है तो SSR हो जाएगा, जस्ट जितने भी कॉन्फ़िगरेशन जस्ट इन्वर्ट हो जाए। और होमर्स क्या होते हैं, जो है एग्जैक्टली वही रहे। होमर्स का मतलब क्या होता है कि अगर RR है तो RR रह जाए, SS है तो SS रहे। बात समझ रहे हो, तुमको हम बोलते हैं होमोमर्स, मतलब आइडेंटिकल, कि भैया कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन बेटा बताओ, ये SR से SS हो गया, तो अगर ये SR से क्या हो जाता, RS हो जाता, SR से तो SR हो जाता, RS हो जाता, तो ये पेयर ऑफ इनेंशियोमर होता। लेकिन बेटा क्या ये पेयर ऑफ इनेंशियोमर है, नहीं है। क्या ये होमर है, नहीं है। तो इसका मतलब बेटा ना ये पेयर ऑफ इनेंशियोमर है ना होमर है, तो इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स। आप कहानी समझ में आई क्या, एकदम प्रॉपर एग्जांपल के साथ। ये कुछ चेंज नहीं हुआ है इसमें, बट इसका जो कॉन्फ़िगरेशन R था, तो एक बार ये R और एक बार ये इसका S होगा, तो बेटा बताओ ये SR से SS होगा, और यहाँ से क्या फॉर्म होगा, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स फॉर्म होगा। मुझे लगता है कि अब आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, ये कहानी अब आपको समझ। तो यार ये अगर एक्स्ट्रा कायरल सेंटर पहले से प्रेजेंट हैं, अगर एक्स्ट्रा कायरल सेंटर पहले से प्रेजेंट हैं, और जब रिएक्शन हो रही थ्रू कार्बोकैटायन भी अगर कायरल सेंटर बन जा रहा है बेटे, थ्रू कार्बोकैटायन भी अगर कायरल सेंटर बन जा रहा है, तो पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स बनेगा। बट अगर पहले से एक्स्ट्रा कायरल सेंटर नहीं है, पहले से एक्स्ट्रा कायरल सेंटर नहीं है,
जहां पर लीविंग ग्रुप लगा था, अगर वही कायरल सेंटर सिर्फ रिटेन हो जा रहा है, इसके अलावा यहां पर एक्स्ट्रा कायरल सेंटर नहीं है, तो हमेशा पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा। बट अगर पहले से एक्स्ट्रा कायरल सेंटर प्रेजेंट है बेटा और थ्रो कार्बोकैटायन भी एक्स्ट्रा कायरल सेंटर, थ्रो कार्बोकैटायन भी अगर एक्स्ट्रा कायरल सेंटर बन जा रहा है, तो बेटा हमेशा पेयर ऑफ डायस्टेरोमर्स बनेगा। इसको हम आपको ऐसे कुछ समझाते हैं, जरा देखो मैंने लिख रखा है लैंग्वेज में, जरा समझने बात को। सो इफ अ न्यू कायरल सेंटर, जब कभी भी न्यू कायरल सेंटर बेटा जनरेट होगा थ्रो कार्बोकैटायन, तो आर एंड एस बनेगा। तो एकदम फिक्स है कि भाई नया कायरल सेंटर कार्बोकैटायन के थ्रू जनरेट हो तो आर एंड एस बनेगा। इफ ओनली वन कायरल सेंटर इज इन प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू कार्बोकैटायन, नो अनदर कायरल सेंटर प्रेजेंट ऑन सबस्ट्रेट इनिशियली, मतलब एक्स्ट्रा, नो अनदर एक्स्ट्रा समझ रहे हो कि लीविंग ग्रुप के अलावा, लीविंग ग्रुप वाला ही था वही रिटेन होकर आपका थ्रो कार्बोकैटायन कायरल सेंटर बना, बट उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं था, जैसे हमने इसमें समझाया आपको। देखो कोई एक्स्ट्रा कायरल सेंटर यहाँ पर और अलग से नहीं है, सिर्फ यही वाला थ्रो कार्बोकैटायन भी बन गया और पहले भी जो था वो रिटेन यहाँ पर कायरल सेंटर हुआ है ना। बट अगर एक्स्ट्रा है तो जरा फिर से पढ़ो इसको। सो इफ ओनली वन कायरल सेंटर इज इन प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू कार्बोकैटायन, नो अनदर एक्स्ट्रा कायरल सेंटर प्रेजेंट ऑन सबस्ट्रेट इनिशियली, सो इफ ओनली ड्यू टू कार्बोकैटायन देन पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा, रेसिम मिक्सचर बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये सारी कहानी आपको पता है। बट इफ एक्स्ट्रा अनदर कायरल सेंटर इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन सबस्ट्रेट, एक्स्ट्रा अनदर कायरल सेंटर, जरा देखें जनाब, एक्स्ट्रा अनदर कायरल सेंटर, देखो पहले से एक्स्ट्रा है कि नहीं, एक्स्ट्रा अनदर कायरल सेंटर है ना, समझ रहे हो। अब जरा पढ़ो ध्यान से इसको, पूरा सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन सबस्ट्रेट इनिशियली एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ऑल्सो कायरल सेंटर जनरेटेड। तो ये जब कार्बोकैटायन बना तो कायरल सेंटर आया ही आया ना, इसमें जरा देखो एक्स्ट्रा तो था ही पहले से, ये देखो, और जब कार्बोकैटायन बना तो यहाँ पर भी देखो एक कायरल सेंटर जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये कायरल सेंटर, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है एक, यहाँ पे देखो क्या हाइड्रोजन लगा है ना बेटे, यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन लगा हुआ है देखो यहाँ पर, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये भी तो कायरल सेंटर कार्बोकैटायन के थ्रू भी आया, पहले से एक्स्ट्रा प्रेजेंट था। तो ऐसे केस में क्या बनता है, पेयर ऑफ डायस्टेरोमर्स। ऐसे केस में क्या बनता है बेटा, पेयर ऑफ डायस्टेरोमर्स। कहानी आप समझ गए होगे। तो अगर आप ये बात समझ गए बेटा तो आप बहुत मजे करने वाले हो स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ। सो बट इफ एक्स्ट्रा इन कायरल सेंटर इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन सबस्ट्रेट इनिशियली एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ऑल्सो कायरल सेंटर जनरेटेड, देन मोर चांस ऑफ पेयर ऑफ डायस्टेरोमर्स। ये लीजिए जनाब, अब आपको दिखाया आगे फटाफट, जरा देखिए एग्जाम्पल जरा फटाफट। जैसे हम इसकी बात करें बेटे, इसकी बात अगर हम करें, जरा ध्यान से देखना बढ़िया तरीके से बेटे, और मस्त तरीके से इसको समझने की कोशिश करना बेटे। देखो अटैक कराते हैं पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं, जरा देखना बेटे क्या है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, इसकी बात अगर आप करें यहाँ पर, है ना, तो देखो ये CH3 और ये Cl है, और बाकी अगर हम इसकी बात करें तो इधर भी सेम है, हो जा रहा है ना, ठीक है। समझना बात को कैसे क्या होगा। क्या बेटा इसके पास पहले कोई भी कायरल सेंटर है क्या, नहीं है ना। देखो अगर आप इस पर देखो तो दो हाइड्रोजन, सेम हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है ना। इस कार्बन की बात करो बेटा तो इधर CH2 और इधर हाइड्रोजन और ये, मतलब कोई सब, इधर CH3 यहाँ पे Cl, कोई भी कायरल सेंटर यहाँ पर अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो इनिशियली कोई एक्स्ट्रा कायरल सेंटर आपके पास नहीं है। ओके चलो, आपने इसको अटैक, तो इसको तोड़ा आपने, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, सीधे देखिए ये प्लस आ गया। जैसे ही प्लस आएगा बेटा, अब आप बताओ, हमने कहा था ना कि कार्बोकैटायन अगर बन जाए और अगर चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट है तो पहले रीअरेंजमेंट कराना, और देखो रिंग के जस्ट ऊपर में प्लस चार्ज है, तो भैया क्या होगा इसमें, है ना, क्या है बताओ बेटा। 1 2 3 कर लोगे ना, 1 2 3, और रिंग का साइज बढ़ाओगे आप, है ना। हमने कहा था ना, क्या कहा था बताओ बेटे, कि 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो, और चार्ज को 1 से 3 में ले आओ, और 6 मेंबर, तो आपने पहले 6 मेंबर का बना दिया, 6 मेंबर का बना दिया कि नहीं बना दिया। तो पहले आप 1, और 1 के बाद बेटा फिर देखो क्या है यहाँ पर, 1 के बाद देखो यहाँ पर क्या है 3, 1 के बाद यहाँ पर 3 आ गया, 3 4 5 6 4 5 6 सब, और ये आपका 6 के बाद फिर देखो 2 है यहाँ पर, ये 2 है, देखो यहाँ पे 2 है, देखो। तो चार्ज बेटा देखो, अब बताओ बेटा 1 पे 2 लगे हैं, तो देखो 1 पे 2 लगा दिया, सब पता है आपको डिटेल में। और बेटा 2 पर प्लस चार्ज, ये आ गया। जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज आया बेटे, बताओ आप देख रहे हो ना कि रिंग का साइज भी बढ़ गया, और देखो ये 2 डिग्री है, अब बेटा यहाँ पर हायर डिग्री है, तो ये इधर जाएगा तो यहाँ पे मिथाइल ट्रांसफर होगा, क्योंकि हाइड्राइड है नहीं, फिनाइल है नहीं, कोई एक्स्ट्रा बैक बॉन्डिंग का केस है नहीं, मतलब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात ही नहीं करनी, सीधे ये इधर प्लस चार्ज चला जाएगा, इधर यहाँ पर आ गया है। अब ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया आपका। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वाटर, तो यहाँ पर OH लग जाएगा, OH लग गया। नाउ चेक, अब चेक करो बेटा, क्या ये ग्रुप अलग है, यस अलग है। इधर CH3 लगा है बेटे, ये अलग है बेटा, देखो इधर CH2 है, और अगर इधर सिद्धांत देखो बेटा तो ये दोनों अलग हैं कि नहीं, देखो ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, तो इसके चारों तो ये कायरल सेंटर हो गए। इसकी बात करो तो देखो यहाँ पर बेटा CH3 है और हाइड्रोजन एक लगाइए, तो ये दोनों अलग हो गए, देखो इधर वाला पार्ट अलग, इधर वाला पार्ट अलग, यहाँ पर भी आ गया, ये देखिए आ गया। तो 2 कायरल सेंटर आपके सामने आए।
कितने चीज़ें हैं बेटा सर आपके? आप 2 कायरल सेंटर है। अब मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, क्या पहले से कोई कायरल सेंटर था? नहीं था। तो अगर पहले से कोई कायरल सेंटर एक्स्ट्रा नहीं है तो पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स नहीं बनेंगे। तो यहां पर क्या बनेगा? पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बनेंगे। पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बनेंगे, इनैंशियोमर्स बनेंगे, क्योंकि देखो थ्रू कार्बकैटायन है ना, जब कार्बकैटायन आया, रीअरेंजमेंट हुआ, उसके बाद ये कायरल सेंटर जनरेट हुए, पहले कोई भी कायरल सेंटर यहां पर नहीं था। तो जब कभी भी, तो देखो ये सेंटेंस को जो मैंने आपको समझाया था जरा देखना यहां पर, इफ अ न्यू कायरल सेंटर से जनरेटेड तो कार्बकैटायन सो आर एंड एस फॉर्म बनता है। और अगर एक्स्ट्रा पहले से नहीं है बेटे तो आप शायद इस कहानी को समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटे। यहाँ पर 2 कायरल सेंटर आ चुके हैं और यहाँ पर तो इसलिए पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बनेंगे, आर एंड एस फॉर्म आएंगे। और चूंकि यहाँ पर 2 कायरल सेंटर आ गए तो बेटा कितने होंगे? अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल तो है नहीं बेटे, तो नंबर ऑफ 2 टू द पावर n था, n का वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर डालोगे 2 टू द पावर 2 4 आ रहेंगे। आर एंड एस यहाँ पर भी होगा, आर एंड एस यहाँ, तो ऐसे मिलकर के आपको टोटल कोई पहले से कायरल सेंटर था ही नहीं, इसलिए पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स बेटा तभी बनेगा जब पहले से कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, जिस पर कोई भी फर्क न पड़ रहा हो, वहां पर लिविंग ग्रुप नहीं लगा होना चाहिए, है ना, वो पहले से जैसा था अनअफेक्टेड रहे। और अनअफेक्टेड कब होगा? जब वो रिएक्शन में वो वाला कायरल सेंटर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो बेटा फिर वो अनअफेक्टेड रहेगा आपका। बात समझ रहे हो? तो जरा देखो इसी क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है, क्या बोला है? इन एबव क्वेश्चन नो फिक्स कायरल सेंटर वाज प्रेजेंट इनिशियली, नहीं था, बट ड्यू टू कार्बकैटायन फॉर्मेशन, कार्बकैटायन की वजह से ही तो बेटा 2 नए कायरल सेंटर आए कि नहीं आए। और अगर कार्बकैटायन की वजह से सिर्फ आ रहे हैं और पहले से कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है एक्स्ट्रा, तो बेटा उस केस में आर एंड एस ही बनेगा। और टोटल कितने बनेंगे बेटा? 4 बनेंगे, 2 टू द पावर n 4 आ जाएगा यहाँ से ये चीज़। और जब ये रिएक्शन होगी बेटा तो यहाँ पे H और इसका Cl HCl निकल जाएगा, एसिड बनता जाएगा, एसिड बनता जाएगा तो pH इसका डिक्रीज होता चला जाएगा सोल्यूशन का। सो आज रिएक्शन प्रोसीड फॉर डायरेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ H+ इंक्रीजेज, एसिड बनता चला जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है तो बेटा pH क्या होता है? घटता चला जाएगा। चलिए और अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब जरा समझना बेटे बात को, अब थोड़ा सा डायरेक्ट और थोड़ा सा जल्दी जवाब देना, आप कोशिश करना बेटे। देखना ये रिएक्शन है और कुछ यहाँ पर इस तरह से चीज़ें समझना बात को बेटा। क्या इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे CH3 है। अगर CH3 डार्क है तो हाइड्रोजन को आप ब्रोकन जैसे शो कर सकते हो बेटा। क्या एक, और यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप नहीं है बेटे, यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो बेटा क्या ये इनिशियली ऑलरेडी कायरल सेंटर है ना एक्स्ट्रा पहले से प्रेजेंट है? यस। और जब आप यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे बेटा, मैं सीधे बना दूँ इधर, देखो कैसे, समझना। तो बेटा क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा ना बेटे, तो ये कायरल सेंटर है ना पहले से, और यहाँ पर आर है, दिस इज आर, ठीक। अब जब इस पे आप कार्बकैटायन बनाओ तो ये हट जाएगा, यहाँ कार्बकैटायन आ जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? जैसे कार्बकैटायन यहाँ पर बनेगा बेटे, इधर भी 2 डिग्री इधर भी 2 डिग्री है, कोई स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रहा है, तो देयर इज नो चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाए कि भैया Cl अगर ब्रोकन में है तो न्यूक्लियोफाइल भी ब्रोकन में आ जाए, H2 है तो OH आएगा, हाइड्रोजन ऐसा आ जा रहा है। तो इसको अब देखो ये भी कायरल सेंटर, ये अलग, और इधर वाला पार्ट देखो अलग है, इधर वाला पार्ट अलग है। तो कैसे? देखो ये CH2 ये CH2, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ो, देखो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, एक एक स्टेप चेक करना होता है। दिस इज ऑल्सो कायरल सेंटर। तो एक पहले से था और एक और जनरेट हुआ, समझना बात को। और बेटा दूसरा और भी तो बनेगा, दूसरा क्या बनेगा समझ रहे हो ना बेटे? अच्छा आप बताओ क्या आंसर आपके दिमाग में आ चुका है? इस पर तो कोई दिक्कत है नहीं बेटा, ये तो इस पर तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। अब इसकी बात करें अगर, तो अब बेटा बताओ ये आपका रिटेंशन था, तो क्या है कि इन्वर्जन वाला भी बनेगा। तो Cl देखो ब्रोकन में था, अब Cl आपका किस में आ जाएगा? डार्क में, सॉरी निक्लो, हाँ। तो अब इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो डार्क में आ जाएगा OH, और ये हाइड्रोजन आपका ब्रोकन हो जाएगा। तो जस्ट बताओ बेटा यहाँ पर इन्वर्जन हो गया कि नहीं हो गया? और अगर इन्वर्जन हो गया बेटे तो बताओ इसका कॉन्फिगरेशन फिक्स था, अगर ये R है तो R ही होगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं किया, बट अगर सपोज ये S है तो ये R होगा क्योंकि इन्वर्जन हुआ, हमेशा उल्टा होगा, है ना। तो लेट, अगर ये S है तो बेटा ये R हो जाएगा, लेट। आप चेक करना ना, हमेशा ऐसे ही होगा, अगर ये R है तो ये S हो जाएगा, कोई सा भी हो, है ना। तो अगर यहाँ पर RS है तो RS से बेटा क्या बन जा रहा है? देखो RR बन जा रहा है। बताओ बेटा RS से क्या इनैंशियोमर है? नहीं है। इनैंशियोमर कब होता है? जब RS से SR हो जाता। क्या ये होमर से RS ही रहता तो होमर्स होता। तो अगर इनैंशियोमर भी नहीं है, होमर भी नहीं है बेटा, सो दिस इज पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। सो पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स, और डायस्टेरियोमर्स बनेगा तो ऑप्टिकली, है ना, कैसे क्या होगा वो आपको चेक कर लेना होगा। सो पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा क्योंकि ये इसका नेट रोटेशन 0 नहीं हो पाएगा। सो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। बेटा बताओ क्या ये समझ में आई कहानी यहाँ तक? क्या आप समझ पा रहे हो ना बेटे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या हो रही हैं? चलो अब और आगे बात करते हैं बढ़िया तरीके से और समझते हैं बेटे। जरा देखिए, चलो अब इस पर देखना बताना बेटे, कोई एक्स्ट्रा कायरल सेंटर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, सिर्फ यहीं पर है। अब थोड़ा फास्ट काम करना, यहीं पर है, देखो बेटा ये अलग ये अलग ये अलग,
और जब ये वाटर आया तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, Cl की जगह हटेगा और यहाँ पर OH आएगा। तो एक बार OH देखो यहाँ पर है ना, CH3 ये pH है और ये OH है, और ये आपका एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन में और एक बार आपका फ्रंट में OH आ जाएगा। देखो ऐसे, तो जहाँ पर Cl है वहीं पर OH आ जाए और या फिर उसके अपोजिट में OH आ जाए, अपोजिट में OH यहाँ पर आ गया। तो अगर एक R बनेगा तो दूसरा S बन जाएगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा कायरल सेंटर नहीं था, तो पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बन जाएंगे। तो ये आपका पेयर ऑफ इनैंशियोमर हो गया। यहाँ पर देखो ये बेटा, ये अगर Cl अगर एक डार्क है तो ऑब्वियसली दूसरा ग्रुप ब्रोकन होगा, एक ब्रोकन है दूसरा ग्रुप डार्क होगा। ये अलग ये अलग, इधर CH3 इधर ET है, यस कायरल सेंटर है। और जब यहाँ पर लाओगे बेटा तो एक बार OH क्या हो गया, देखो लिविंग ग्रुप है, एक बार OH डार्क में आएगा, एक बार ब्रोकन में आएगा। तो देखो एक बार OH डार्क में आया, जब ये डार्क में आया तो H आपका ब्रोकन होगा, जब ये ब्रोकन में आया तो H आपका डार्क होगा। बेटा बताओ तो ये क्या, अगर ये R है तो एक S हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा पहले से था नहीं, इसलिए यहाँ पर भी ये पेयर ऑफ इनैंशियोमर होगा। सिमिलरली बेटा बताओ ये भी पेयर ऑफ इनैंशियोमर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, एकदम क्लियर है। चलो आगे की बात समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटे, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब इसकी बात अगर हम करें तो जरा समझें बात को आप बेटे, ध्यान से तगड़े से समझना। ये भी लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप, ये भी लिविंग ग्रुप। बेटा अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा है ना ऑलरेडी पहले से, ये अलग, ओके चलो ये अलग, ये वाला अलग, ये वाला अलग। अरे भाई साहब ऑलरेडी कायरल सेंटर, ऑलरेडी कायरल सेंटर। अगर हम यहाँ पर बात करें एक Cl है तो बेटा एक हाइड्रोजन लगा, ये अलग, इधर वाला पार्ट इधर Cl है, फिर इधर Cl है। चलो यहाँ तक दोनों सेम आ गए, फिर आगे बढ़ो तो यहाँ पर CH2 मिला और यहाँ पर O मिल गया। अरे भाई साहब ये भी एक कायरल सेंटर है, ओहो ओहो ओहो। अब ये 3 Cl लगे, इसमें से कौन सा लीव करेगा बेटा, तो अगर ये वाला Cl को हटाएं तो यहाँ प्लस और यहाँ पर लोन पेयर, ये कार्बोकेटायन बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाएगा इसका मतलब यहाँ वाला कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए दिस विल बी योर बेटर लिविंग ग्रुप। चूंकि बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो रहा है इसलिए SN1 देगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वीक बेस है, तो ये निकलेगा। क्या बेटा 2 कायरल सेंटर पहले से प्रेजेंट है जहाँ पर कुछ नहीं होना है, यही वाला Cl हटेगा। और जब ये वाला Cl हटेगा बेटे यहाँ पर तो बता 2 चांसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। देखो एक तो ये है, एक तो ये, और एक कायरल सेंटर आपका यहाँ पर जब कार्बोकेटायन बनाओगे आप, है ना, तो ये तो वैसे ही रहेगा बेटा, एक यहाँ पर R फॉर्म आएगा, एक S आएगा, एक बार डार्क आएगा और एक बार ये ब्रोकन आएगा। तो यहाँ पर देखो CH3OH है तो इसमें न्यूक्लियोफाइल OCH3 आएगा, OCH3 आएगा। और देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो एक न्यू एक्स्ट्रा कायरल सेंटर भी जनरेट हो जाएगा। 2 बनेंगे, मैंने 1 शो किया है। तो यहाँ पर बेटा एक, और अगर ये आपका डार्क है तो ये ब्रोकन हो जाएगा, और दूसरा वाला आपका जो होगा देख लो आप, ये Cl और ये OCH3 और ये समझ में आया बेटा इस तरह से। तो अगर ये R है बेटा तो ये आपका S हो जाएगा, और इनका जो भी कॉन्फ़िगरेशन पहले से था वो फिक्स होगा। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप कुछ भी ले, सपोज कर लो कि मान लो ये SR था, कुछ भी लेके देखो ना आप, तो ये भी SR रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ SRR SRS ये लीजिए, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स। तो अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है और कार्बोकेटायन के थ्रू भी कायरल सेंटर बन रहा है तो हमेशा पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स बनेगा, हमेशा पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स बनेगा। मुझे लगता है बेटा कि आपको यहाँ तक बात क्लियरली समझ में आ गई होगी आपको कि भैया कैसे क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है। आप मस्त इंजॉय कर रहे होगे बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री में, अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। तो अब बताओ बेटा अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो क्या आप कर पाओगे अब, कि कब आपका पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा, कब आपका पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स बनेगा, कब R and S बनेगा, कब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो सारी चीज़ें बेटे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, सारी चीज़ें बेटा बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। और ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है बेटे, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, 3 कायरल सेंटर यहाँ पर जनरेट हो गए, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे वो सब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको सिखा चुका हूँ, वो सब आराम से आप निकाल सकते हो बिना किसी दिक्कत के, सारी चीज़ें आप बहुत बढ़िया तरीके से क्लियरली समझ सकते हो। बताओ बेटा कहानी क्लियर है एकदम अच्छे से। तो दिस इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री। और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेंगे इस पर बेस्ड, है ना, बट आई थिंक आप, आई होप बेटा कि आप यहाँ तक बात को समझ में आ गई होगी। तो फाइनल जो कंक्लूजन निकलता है वो निकलता है, सुन लो ध्यान से, कार्बोकेटायन के थ्रू अगर कायरल सेंटर जनरेट हुआ तो R and S बनेगा, ठीक है। हो सकता है कि पहले सबस्ट्रेट में कोई कायरल सेंटर ना रहा हो और कार्बोकेटायन के थ्रू बन गया, और कोई एक्स्ट्रा भी ना हो, और सबस्ट्रेट में जहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा वो भी कायरल सेंटर ना हो, बट कार्बोकेटायन के थ्रू बन गया अगर तो R and S बनेगा। अगर सबस्ट्रेट में जहाँ पर लिविंग ग्रुप लगा अगर वो पहले से कायरल सेंटर है और कार्बोकेटायन के थ्रू भी वो कायरल सेंटर में ही मेंटेन रह जाता है तब भी R and S बनेगा। कहने का मतलब पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स तभी बनेगा जब एक्स्ट्रा कायरल सेंटर पहले से प्रेजेंट हो, एक्सक्लूडिंग लिविंग ग्रुप, समझ रहे हो, और जब कार्बोकेटायन के थ्रू
जब न्यूक्लियोफाइल अटैक हो तो वहां पर भी कायरल सेंटर जनरेट हो, इन दैट केस द पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। तो मतलब आपको बार बार ये सब बनाने की जरूरत नहीं। अब जैसे इसी कंपाउंड में आपसे पूछ देता मैं कि बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते थे कि यहाँ पे पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा या पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर। आप देखते अरे भाई अच्छा ये ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है और ये हटेगा तो यहाँ OCH3 आ जाएगा और यहाँ पर एक H पहले से है, ये भी तो न्यू कायरल सेंटर भी जनरेट हो गया और ऑलरेडी पहले से थे, इसका मतलब पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स, खत्म कहानी। इसका मतलब पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स, खत्म कहानी। बात समझ रहे हो? जैसे कि मैं अब आपको ये एग्जांपल दूं, ऐसे जरा बताना, डायरेक्ट बताना मुझे। मैंने बोल दूं आपसे कि चलो यहाँ पर O था बेटा, यहाँ पर Cl, ठीक है, और यहाँ पर Cl लगा हुआ है, ठीक है। अब हमने कहा कि हमने इसमें CH3OH का अटैक कराना है, PPS आपका है ये, ठीक है। तो देखो बेटा, पहली बात तो ये वाला लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ प्लस आएगा, कार्बन बनेगा। क्या ये यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है? देखो 1 2 ये अलग, इधर अलग है, देखो ये CH2 इधर से ये अलग, यस। तो ये आपका कायरल सेंटर पहले से प्रेजेंट है। और अब बताओ, जैसे ये प्रोडक्ट बनाओगे बेटा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है ना, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा तो इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट मिल जाएंगे आपको। प्रोडक्ट बना के देखना तो बेटा बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स, पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटे? तो इस तरह से आप समझ लो कि कैसे कैसे बेटा क्या क्या हो सकता है। बट अगर यहीं पर हम आपसे ये बोलते कि भैया कुछ कंपाउंड इस तरह का है बेटे, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये Cl है और यहाँ पर ये H है, आपने यहाँ पर CH3OH का अटैक कराया, ठीक है, PPS आपने लिया, तो जब प्रोडक्ट बनेगा बेटे तो देखो यहाँ पर पहले से कायरल सेंटर ऑलरेडी है, देखो, और वही कायरल सेंटर जो है, देखना जरा, आप बता सकते हो कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं बेटा। और जब आप न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लगाओगे, OH जब आएगा बेटा तो वही सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, OCH3 आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। इसमें R एंड S दोनों बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? एक बार एबव द प्लेन बिलो द प्लेन ऐसे करके दो बना लोगे आप, तो बताओ जो था वही रिटर्न रह गया, कैपिटन के थ्रू ये आया तो इसमें R एंड S ही बनेगा क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा कोई भी कायरल सेंटर नहीं था, तो यहाँ पर पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा। अब मुझे लगता है बेटा कि अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। आई होप आप बात को समझ गए होगे। पेयर ऑफ इनैंशियोमर बन जाएगा यहाँ पर। तो कब बनेगा पेयर ऑफ इनैंशियोमर, कब बनेगा बेटा डायस्टेरियोमर्स? आपको कहानी एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आपको कहानी एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और बेटा बताओ, ये नो डाउट यहाँ पर जहाँ पर लिविंग ग्रुप लगा उसे एक ही कार्बन यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है आपका, 1 डिग्री का है ना, अल्काइल हैलाइड आपका है, बट दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। देखो प्लस जैसे कि आपका टर्न आएगा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो 1 डिग्री है। और यहाँ पर देखो वीक बेस है, ये पोलर पोटिक सॉल्वेंट है, 1 डिग्री है और वीक बेस है, तो बेटा SN1 ही होता है हमेशा। 1 डिग्री है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और वीक बेस है, 1 डिग्री है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और वीक बेस है, इसलिए ये क्या है आपका SN1 देगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। अब तो सो दिस इज अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री, और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन स्टीरियोकेमिस्ट्री में आएंगे, दैट आई विल डिस्कस, ओके। बट अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं समझते हैं उसको, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा, अब आगे देखते हैं। तो आई होप बेटा यहाँ पर आप बात समझ गए होंगे, है ना। यहाँ पर बेटा आप कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना बेटा कि S और R ऐसे करके ना यहाँ पर लिख दिया मैंने यहाँ कि ये S और ये R है बेटा, ये आप है ना, ये ऑप्टिकल मैंने समझाया है, तो एग्जैक्टली इनको आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, है ना। कैसे निकालने वो सारा प्रोसेस मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको बता रखा है। तो इसलिए मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि भाई यहाँ पर कुछ जो भी है, जो भी होगा वो फिक्स्ड होगा। कहने का मतलब कि अगर बेटे यहाँ पर ये अगर ये S है, सपोज लेट मैंने एज्यूम किया, मैंने निकाला नहीं, ऐसे ही लिख ले रहा हूँ S और R है, तो मतलब रिएक्शन के बाद भी SR ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। बट ये ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम आप ले लो, तो मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं कि आप रैंडम ले लो, इसको आपको निकालना पड़ेगा जो भी होगा ऐसा, है ना। तो क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा जाए, हालांकि अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है तब आप निकालना, अदरवाइज आपको पता कि पहले से ही कायरल सेंटर है और कार्बोकेटायन के थ्रू भी बन जा रहा है, तो पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स बनेगा, खत्म कहानी। पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स बनेगा, खत्म कहानी। मतलब तो जिस तरह से क्वेश्चन हो वैसे आप उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो ये था स्टीरियोकेमिस्ट्री, आई होप समझ गए होगे ना। तो कंफ्यूज मत होना कि सर आप कुछ भी रैंडम, भाई हमने सपोज किया है, आप एग्जैक्टली इसको निकालो। अच्छा, निकालना भी नहीं, ऐसा नहीं कि आपको पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स चेक करने के लिए आपको, भाई इसमें तो आप डायरेक्ट सीधे बता सकते हो, ये होना ही होना है कि भैया पहले कायरल सेंटर एक्स्ट्रा थे और कार्बोकेटायन जब बना तब भी न्यू कायरल सेंटर जनरेट हुआ, तो इसका मतलब कि यहाँ पर पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स हो गई होगा। आप निकाल के भी चेक करोगे तब भी वहीं से कॉन्सेप्ट से भी पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स ही आएगा, राइट। हाँ, तो ये चीज़ मेरे कहने का मतलब है। अब शायद अब कहीं आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा होगा, सर कि आपने SR ले लिया, कुछ और होता तो तभी क्या होता क्या। तो अगर ऐसी चीज़ अगर आपके माइंड में आ रही है तो हम आपको वो चीज़ भी क्लियर कर दें, आप देख लो, चीज़ गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल भी बेटे, बहुत सिंपल तरीके से। मान लो कि यहाँ पर मान लो आप SR कुछ भी ले लो, आप रैंडम ले लो, मान लो कि यहाँ पर आपका SS होता, तो मतलब यहाँ भी SS होता, फिर यहाँ भी SS होता, राइट। अब ये अगर एक बार R होता तो कन्फर्म कि ये S होता, ये होता कि नहीं। तो एक बार अगर यहाँ पे R होता, दूसरा तो SS फिक्स है, ये आपका क्या होता, फिर S हो जाता। ओहो, ये तो भाला बन गया भाई। देखो ना, SS तो फिक्स है, SS आपने लिया अगर
लेट सपोज कि मान लो एस एस आता, आप निकालते एस एस आ जाता, तो यहाँ पर भी एस एस, यहाँ पर भी एस एस, दोनों एस एस हो गए। देखो ये देखो दोनों क्या हो गए बेटा, एस एस हो गए, एस एस हो गए, ये क्योंकि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट अगर ये एक बार आर है बेटा तो ये एक बार एस होगा, या अगर एक बार ये एस है तो एक बार ये आर होगा, कुछ भी कॉम्बिनेशन। तो लेट अगर ये एक बार ये आर है तो ये वाला जो कायरल सेंटर है ये एस बनेगा। तो देखो एस एस आर एस एस एस, तभी पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स बनेगा। वो लोग नहीं सर हम यहाँ पर इसको आर एस ले लेंगे, ले लो। तो अगर आप पहले से इनको आर एस अगर आता है सपोज, मतलब आता है, लेने का मतलब नहीं कि आप कुछ भी रैंडम ले लो, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब कि जो हमने एग्जांपल लिया उससे आपको ये नहीं फर्क पड़ेगा कि सर हमने निकाला नहीं, हमने कुछ भी ले लिया, कुछ और भी तो हो सकता, तो नहीं होगा, पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स ही बनेगा। तो आर एस यहाँ, तो अगर ये आर एस आपने फिक्स कर दिया, तो अगर एक बार ये आर होगा तो बेटा ये एक बार एस होगा। देखो आर एस आर आर एस एस, तो अगर ये पेयर ऑफ इनैंशियोमर कब हो सकता है, जब आर एस में करो, नहीं तो होमोस नहीं, इनैंशियोमर्स नहीं, तो डाइस्टेरियोमर्स है। अब बोल सकते थे सर ये आपने पहले इसको आर बोला, ये एस भी तो हो सकता था, यस हो सकता था। तो भैया अगर इसको एस लो लोगे, मान लो इसी लास्ट वाले एग्जांपल सोचिए कि आर एस है, ये आर एस है, मान लो अगर ये एस बनता तो बेटा ये आर बनता। अरे भैया तो आर एस आर अभी भी तो पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स। कहने का मतलब चाहे कोई सा भी कॉम्बिनेशन आए बेटे वो पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स ही होगा, पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स। अब शायद समझ गए होगे आप बात अच्छे से। चलिए अब और एक तगड़ी चीज़ बात करते हैं बेटे, और अब नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन हमने बताया जनरली जो नेट होती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। आपको रीजन लॉजिक बताया था कि अगर वो है ना, ये चीज़ मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कैसे क्या, जैसे कि ज़रा देखो बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम में SN1 जनरली अगर एक्सो है, जैसे मान लो और एक्सो है बेटा तो प्रोडक्ट नीचे होता है, रिएक्टेंट ऊपर होता है। कुछ ऐसा ग्राफ जाता है कि नहीं जाता, यहाँ पर आपका ट्रांजिशन स्टेट होता है। ये मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, SN1 की बात कर, जस्ट नॉर्मल ग्राफ की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल ग्राफ है ना, वो डिटेल अभी दिखाता हूँ, समझाता हूँ। कुछ इस तरह से रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट नहीं चाहते, तो HP कम है HR ज़्यादा है, डेल्टा H क्या होता है बेटा, HP माइनस HR होता है। HP कम HR ज़्यादा है तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, डेल्टा H आपका निगेटिव हो जाएगा, प्रोसेस आपका एक्सो होगा नेट। ये आपके सामने रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को देख रहे हो बेटा, समझ लो CH3 होल थ्राइस Cl है, HOH है। अब ये Cl निकलेगा यहाँ से, कार्ब बनेगा, TS1 TS2, इसका मैकेनिज्म भी मैंने आपको लास्ट क्लास में मैकेनिज्म भी देखेंगे और ग्राफ भी देखेंगे, ध्यान से देखना बेटा। दिस इज योर रिएक्शन। इसका जो नेट डेल H है वो निगेटिव है, तो नेट जो ग्राफ आएगा रिएक्टेंट ऊपर होगा, प्रोडक्ट नीचे होगा, नेट। ये माइंड में रखना। और ये ग्राफ का मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी समझा रखा है, आप जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा जनाब। ये देखिए, ये वाला देखिए, देखिए ध्यान से। तो देखो RX है, वाटर डाला, ROH X माइनस, नॉन एलिमेंट्री छोड़ो, ये वाला देखो यहाँ से, यही रिएक्शन अब आपको बता रहे थे, हम समझा रहे थे बेटे। अब जरा गौर फरमाएंगे बेटे, आप ध्यान से बिल्कुल अच्छे से। ये पहले क्या होगा बेटा, देखो ये दूर जाएगा, यहीं से समझो, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा ना बेटा, तो देखो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट आएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, TS1 आ जाएगा, TS1 आ गया, कार्ब कैटायन बन जाएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। चूंकि यहाँ पर केवल बॉन्ड टूट रहा है तो बेटा ये एंडो होगा, यानी और एंडो होगा मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, यानी कि जो TS1 बना है इसका एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगा, बिकॉज ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, सॉल्वेंट में सब बता रखा हूँ, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और वैसे भी बेटा एक चीज़ बताओ, ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल से चार्ज हो रहा है, न्यूट्रल से चार्ज अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा, तो एनर्जी ज़्यादा कैसे भी समझो आप, तो एंडो होगा। अच्छा, जैसे कार्ब कैटायन बन गया, अब इसके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो देखो इसके पास वाटर के पास लोन पेयर है, यहाँ पर देखो इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे अटैक मारेगा। जब यहाँ पे अटैक मारेगा तो इनके बीच में बॉन्ड बनने लगेगा, आप देखो तो बॉन्ड, अब जब कभी बॉन्ड बनता है तो बेटा एनर्जी कम होता है, यानी TS2 का जो एनर्जी होगा इस TS1 से कम होगा। ये भी समझ में आता है। अब आगे देखते हैं, है ना। और इसके बाद देखो ये बॉन्ड बन जाएगा, और बेटा देखो ऑक्सीजनियम आयन आ जाएगा। अब जरा समझना, यहाँ पे कार्बन जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। कैसे, कार्बन के देखो 3 ही बॉन्ड तो है बेटा, 3 CH3 लगा यहाँ पर, CH3 और यहाँ +4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही तो है। इसका एक ऑर्बिटल खाली है कि नहीं, तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और अगर आप यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, सारा कुछ। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो एक लोन पेयर यहाँ पर ऑलरेडी है, और देखो 2 2 4 2 6 2 8, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट है, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो बेटा कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो इसका अब ज़्यादा, तो जब कभी भी आप बेटा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाते हो, हमेशा वो एक्सो होता है, हमेशा एक्सो होता है। और अगर आप मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जाते हो, हमेशा इंडो होता है। आपके सामने सब कुछ ये हो गया। इसके बाद फिर क्या होगा बेटा, अब इसका क्या होगा, ये प्लस चार्ज जो है इसमें वाटर फिर अटैक करेगा, तो देखो वाटर इसके पास आया, देखो यहाँ पर। अब वाटर जो है इसके H+ को, ये वाला जो H+ को खींचेगा, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा। बात समझ रहे हो बेटा, ये देखो ये, और ये O और H के बीच का बॉन्ड टूटने लगेगा, और ये H+ अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे जाएगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से बाहर हो जाएगा, H3O+। देखो बेटा यहाँ पर प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, CH3 होल थ्राइस COH आ जाएगा। देखो ये, अब बेटा बताओ, ये न्यूट्रल है और ये चार्ज है, चार्ज से न्यूट्रल ऑलवेज मोर स्टेबल और मच मोर स्टेबल होता है। तो बेटा इसका मतलब ये प्रोसेस लेस स्टेबल से मोर स्टेबल एक्सो, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल एक्सो,
मोर स्टेबल से लेस स्टेबल एंडो। अब बेटा बताओ, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया यानी इसकी एनर्जी काफ़ी कम हो जाएगी, यानी TH3 और भी कम हो जाएगा। अब इसमें दो इंटरमीडिएट बने, एक तो आपका ये वाला इंटरमीडिएट बना बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट, और दूसरा आपका ऑक्सीजनियम आयन। तो आपको बताया था ना मैंने कि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ RI, याद है ना फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ TS-1। कितनी TS बनी, 3 बनी, -1, तो 2 इंटरमीडिएट, तो एक आपका कार्बोकैटायन और दूसरा ऑक्सीजनियम आयन, 2 तरह के इंटरमीडिएट आपके सामने आते हैं। तो समझो, तो TS1 की एनर्जी सबसे ज़्यादा, उससे कम TS2, उससे कम TS3। अगर इसका ग्राफ बना के दिखाएं तो बताओ क्या ग्राफ बन सकता है बेटे, क्या बना सकते हो, जरा देखो ध्यान से। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखो उसका ग्राफ क्या हो सकता है, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर आपका रिएक्टेंट था सपोज, देखिएगा ध्यान से। अब बेटा बताओ, TS1 का एनर्जी सबसे ज़्यादा था और एंडो प्रोसेस था, तो देखो ये TS1 की एनर्जी सबसे ज़्यादा और यहाँ पे आके रुकेगा। क्यों यहाँ पे आके रुकेगा, क्योंकि आपको बताया था कि जब कभी भी एंडो होता है तो ग्राफ हमेशा ऐसा होता है, और एंडो में, और जब कभी, याद है ना, याद आ रहा है ये सारी चीज़ें, और जब कभी एक्जो होता है तो ग्राफ ऐसे आके रुकता है नीचे की तरफ, प्रोडक्ट। अब क्यों ऐसा था, सारी चीज़ें क्यों बताई थी पहले आपको क्लियर, तो बताओ क्या ये आपका TS1 हो गया, यहाँ तक बात समझ में आती है, TS1 हो गया। TS1 के जस्ट बाद क्या हुआ था, जरा देखो फिर से। आपका TS1 के बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट बना था कार्बोकैटायन, क्योंकि ये कार्बोकैटायन बना, तो अब यहाँ पर आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन आ जाएगा, कार्बोकैटायन। उसके बाद फिर देखो आपका TS2 आया था जिसकी एनर्जी कम थी, TS2 देखो, ये देखो TS2, जिसका एनर्जी TS1 से कम है, ये देखो TS2। तो इसका मतलब TS2 आएगा, और ये प्रोसेस कैसा बेटा, एक्जो है। अब जरा समझना, अब अगर ये एक्जो है तो एक्जो है तो बताओ सेकंड वाला ग्राफ जो आगे बढ़ेगा बेटा, क्या ये कुछ इस तरह का आगे बढ़ेगा कि भाई इस तरह से जाएगा और फिर ये नीचे, देखो ग्राफ बेटा एक्जो वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्यों, अभी आपका TS2 हो गया, क्योंकि सेकंड प्रोसेस आपका है, तो ये वाला आपका एंडो है, एंडो था, इसलिए इसका ग्राफ देखो ऐसे आके ऊपर रुका, ये नीचे आके रुका, क्यों, क्योंकि ये एक्जो है। और तीसरा ग्राफ फिर से देखो आप जनाब, तीसरे ग्राफ की बात करें अगर अब यहाँ पर, तो TS3 बना, इसका एनर्जी सबसे कम है, और बेटा उसके बाद फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जरा देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा जनाब, क्या कुछ फिर से ये एक्जो, तीसरा वाला भी एक्जो है, और ये कुछ नीचे आके ऐसे रुकेगा, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नेट इज एक्जो, तो कहा था नेट एक्जो है तो प्रोडक्ट नीचे होगा, ये आपका TS3 होगा, ये आपका TS3 होगा। कहानी समझ में आई बेटा, यहाँ पर आपका ऑक्सीजनियम आयन होगा, ऑक्सीजनियम आयन, रिएक्शन इंटरमीडिएट। बताओ बेटा, कहानी क्लियर क्या, कहानी क्लियर क्या बेटे, कहानी क्लियर क्या, कैसे, तो जरा देखो बेटा, TS1 का देखो एनर्जी सबसे ज़्यादा है, देखो यहाँ से, उससे कम TS2, उससे कम TS3, और इसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट, लोकल मिनिमा में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं और मैक्सिमम में आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है। सो दिस इज कंप्लीट ग्राफ ऑफ दिस रिएक्शन। मुझे लगता है कि आपको सब बहुत क्लियरली बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप देखो, चाहो तो ये ग्राफ आप देख सकते हो, ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए जनाब। मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही बेटे, बात समझ में आ रही है कि नहीं, अच्छे से क्लियरली एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें समझ में आ रही है ना। देखो देखो, ये आपका CH3 होल HCl था, ये रिएक्टेंट था आपका, ये रिएक्टेंट था आपका बेटे, ये आपका प्रोडक्ट, देखो CH3 होल OH, ये प्रोडक्ट है कि नहीं बेटे, ये TS1, ये TS2, ये TS3, देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, और देखो यहाँ पर ऑक्सीजनियम बना कि नहीं बना। आप पूरा रिएक्शन से देख लो, और ये आपके सामने है। TS1 की एनर्जी सबसे ज़्यादा था, क्यों ज़्यादा था आपको पता है, TS2 उसका TS3, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही, जैसे हम आगे स्टेप्स में बढ़ते जा रहे, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही थी, तो वही एनर्जी भी, स्टेबिलिटी एनर्जी में नहीं आता, इनवर्स रिलेशन होता है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी एनर्जी घटेगी, तो एनर्जी घटती चलेगी और नेट रिएक्शन आपको एक्जो मिल गया। दिस इज प्रोग्रेस फॉर रिएक्शन या फिर टाइम। तो स्टेप 1 आपका एंडो था, स्टेप 2 एक्जो था, स्टेप 3 एक्जो था, एंड ओवरऑल रिएक्शन इज एक्जो। ओवरऑल रिएक्शन एक्जो का हमने आपको रीजन ये बताया था कि मान लो ये 3 CH3 थे बेटा, यहाँ पर CX है, और फाइनली आपका क्या बना, 3 CH3 और यहाँ पर OH आया, OH है। तो इनके बीच में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, तो बेटा अच्छी बॉन्डिंग होगी, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी तो नेट एनर्जी रिलीज हो गई होगी, तो नेट आपका ये बन रहा है ना, इसलिए दिस नेट इज एक्सो, दिस नेट इज एक्सो। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया ग्राफ, अब जरा देखना, ये 3 का, अभी देखो और खतरनाक ग्राफ दिखाने जा रहे हैं आपको। याद है ना बेटा, रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्ट, फेनाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, सब याद है ना। अब रेडी रहो, तैयार रहो, और जरा देखो नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये आपके साथ कंपाउंड है, यहाँ पर है लोन पेयर इसके पास, और जरा ध्यान देना, एक एक स्टेप मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आपको समझाता जाऊँगा। तो बेटा सबसे पहले यहाँ से Cl निकलेगा ना, यहीं पे समझो, Cl निकलेगा एक बार, है ना। डू नॉट कंसीडर हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, ईथर का हाइड्रोलाइसिस कंसीडर नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट बताना है,
है ना, उसके आइसोमर्स बताने हैं और एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, ठीक है, SN1, ठीक है। चलिए देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा बेटे, ये जब निकलेगा तो यहाँ प्लस आएगा, एक बार देखना, जैसे ही प्लस आएगा बेटा ये 2 डिग्री है और देखो हायर डिग्री है तो इधर जाएगा, जब इधर जाएगा तो बेटा बताओ क्या मिथाइल शिफ्ट होगा, क्योंकि और तो हाइड्राइड है नहीं, फिनाइल है नहीं, तो मिथाइल शिफ्ट होगा इधर, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस आएगा तो आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर बेटा बेंजीन रिंग है, अगर ये प्लस चार्ज यहाँ चला जाए तो ये बेंजीन के साथ स्टेबलाइज हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे प्लस आएगा बेटे बताओ क्या होगा, यहाँ पर अरे भाई साहब बाइक बॉन्ड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। अब इसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं तो वैसे हाइड्रोजन तो सबसे फास्टेस्ट होता है, तो हाइड्रोजन ही जाएगा यहाँ पर इस तरह से, और ये बेटा प्लस चार्ज आपका इधर आ जाएगा। तो ऐसे करके बेटा बताओ शिफ्टिंग होते होते फाइनली यहाँ पर पहुँचोगे, उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। आई होप मैं रीअरेंजमेंट आपको पहले क्यों समझा चुका हूँ, ये रीजन, अब इसी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। रेडी हो ना? तो एक ब्रीफ में मैंने बताया, समझ गए कहानी क्या हो रही है बेटे, हर एक स्टेप में क्या स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है बेटे, इसकी क्या इसकी स्टेबिलिटी हर एक स्टेप में बढ़ती जा रही है, ये बताओ मुझे पहले, बताओ जल्दी से। देखो क्या ये हटा, यहाँ से प्लस आया, ये 2 डिग्री था, यहाँ पर देखो ज़्यादा डिग्री तो इधर गया, यहाँ पर मिथाइल ही अवेलेबल है तो मिथाइल ट्रांसफर हुआ, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। अब यहाँ पे प्लस आ गया, नो डाउट ये CH3 इधर जा चुका है तो ये 3 डिग्री है, बट यहाँ पर अगर प्लस आ जाए तो बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो इसका हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ये तो और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि रेजोनेंस आ जाएगा। और बेटा बैक बॉन्डिंग तो सबका बाबा होता है, तो यहाँ पे जैसे ही प्लस आएगा बेटे ये तुरंत इधर जाना चाहेगा, और इसमें से हाइड्रोजन का फास्टेस्ट माइग्रेटरी, अब यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगेगा तो हाइड्रोजन का सबसे फास्टेस्ट होता है, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, प्लस चार्ज इधर आएगा, यहाँ बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके बाद आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लॉजिक समझ में आ गया क्या? तो इसी चीज़ को अब तगड़े से समझा जाए। इसका ग्राफ देखते हैं, कितने ट्रांजिशन स्टेट आएंगे, कितने इंटरमीडिएट आएंगे, सब चेक करेंगे। आपको दिल खुश हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ, दिल गार्डन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए भाई, पहला स्टेप देखिए मैकेनिज्म में, सबसे पहले स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटे, और मुझे आप ये बताएं बेटा, मुझे आप ये बताएं, सबसे पहले ये Cl लगा यहाँ पे, चूंकि बॉन्ड टूटेगा बेटा तो नो डाउट स्लो रिएक्शन होगा, RDS होगा, ठीक है। Cl निकाल दिया यहाँ से, जैसे Cl निकाला यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, क्या आ गया? प्लस चार्ज। तो बेटा बताओ ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल से आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट को मैंने साइड में यहाँ पर बना दिया, देखो क्या होगा, धीरे धीरे दूर जाएगा कि नहीं बेटा, देखो ये दूर गया, बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगा, तो ये आपका TS1 आ गया। और इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि केवल टूट रहा है भाई, केवल टूट रहा है, कुछ बन तो रहा नहीं है, तो दिस विल बी एंडो, दिस विल बी एंडो। आप एकदम अच्छे से समझ पा रहे होगे TS1, तो TS1 की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। और आगे आप जब देख रहे थे, मैंने अभी स्टार्टिंग बताया, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही धीरे धीरे, जैसे जैसे कार्बोरेट रीअरेंज हो, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, यहाँ प्लस चार्ज आ गया। जैसे यहाँ प्लस चार्ज आया बेटे, देखो ये प्लस चार्ज आ चुका है यहाँ पर, तो बेटा बताओ ये न्यूट्रल से चार्ज है, देखो यहाँ पर चार्ज है कि नहीं, तो न्यूट्रल से चार्ज तो बेटा अनस्टेबल होता है, इसलिए कैसा प्रोसेस होगा, ये एंडो होगा। तो ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहे हो, इसलिए एंडो है, लेस से मोर जाओगे एक्सो होगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं, जैसे यहाँ पर पहुंचे ये 2 डिग्री था, यहाँ पर हाई डिग्री, तो बेटा ये इधर जाएगा, CH3 इधर आएगा, तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा कि भाई ये प्लस चार्ज, समझना बेटे बात को समझना, इसका मतलब ये CH3 यहाँ आएगा तो इसका बॉन्ड यहाँ से टूटता जाएगा, और ये इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ बॉन्ड बनता जाएगा। तो देखो क्या होगा, CH3 बेटा यहाँ से टूटता चला जाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, और इस कार्बन के साथ ये बनता जाएगा, और जैसे ये ऐसे होगा प्लस चार्ज इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ, अब याद करो। तो बेटा BB और BM होगा तो ये आपका TS2 हो जाएगा। उसके बाद फिर बताओ बेटा CH3 टूट गया, तो देखो टूट गया और यहाँ जुड़ गया, देखो तो देखो इस CH और CH3 के पास देखो ये CH3, देखो CH और CH3 पहले से था, ये CH3 आ गया बेटे, और देखो प्लस चार्ज यहाँ पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया, ये देखिए, बताओ ना बेटे बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो बेटा ये वाला 2 डिग्री था और ये वाला 3 डिग्री है, तो ये मोर स्टेबल है कि नहीं है, ये लेस स्टेबल है, तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहे हो, मीन्स एक्सो। लो भाई, यानी अब एक्सो है तो एनर्जी रिलीज हो गई, यानी इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई होगी इसके रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ी क्या और आगे बढ़ सकते हो? यस, यहाँ पर पीएच के साथ मिलेगा, देखो समझते जाओ बेटा। तो देखो पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको 2 डिग्री वाला कार्ब कैटायन का मिला, दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको 3 डिग्री वाला कार्ब कैटायन का मिला, एक TS1 मिला, फिर ये TS2 मिला। अब ऐसे आगे बढ़ो और आगे समझो जरा सा, थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप में अब क्या होगा जरा देखो, फिर से यहाँ प्लस आ चुका है, यहाँ पे बेंजीन है, तो बेटा ये बताओ क्या ये प्लस इधर जाएगा हाइड्रोजन, तो अब हाइड्रोजन वाला बॉन्ड क्या होता जाएगा, देखो टूटता जाएगा, देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा है और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ता जाएगा, तो बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस, प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। कहानी समझ रहे होगे आप बिल्कुल। तो बेटा बताओ क्या ये TS3 आ जाएगा, अरे भाई साहब, और यहाँ पर देखो ये प्लस चार्ज आ गया एंड दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आप मजे करो। तो बेटा बताओ लेस स्टेबल से आप मोर स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब ये प्रोसेस भी एक जो हो गया, इसकी एनर्जी और भी कम हो गई इसका, तो TS1 सबसे ज़्यादा एनर्जी, उससे कम TS2, फिर TS3। अब बेटा बताओ यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बन गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, वो बेटा बताओ रेजोनेंस स्टेबलाइज बना कि नहीं बना। चलिए ये बात भी समझ में आ जाती है। अब जैसे ही यहाँ पर प्लस चार्ज है, देखो अब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं,
देखते जाओ आप, जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज आया बेटे, अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो लोन, तो बैक बॉन्ड, तो भैया ये इधर जाएगा और हाइड्रोजन इधर शिफ्ट, यानी हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता जाएगा यहाँ पर और इस कार्बन के साथ बनता जाएगा। देखो तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ये देखो टूटता चला गया बेटे, और इस कार्बन के साथ ये बनता चला गया और प्लस चार्ज, तो ये आपका TS4 बन जाएगा। और फाइनली क्या होगा बेटे, फाइनली यहाँ पर आपका प्लस चार्ज आ जाएगा, जो कि BB स्टेबलाइज हो गया, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो गया। बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो गया, इसका मतलब ये, अब चूंकि बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है इसलिए मोर स्टेबल हो गया, तो ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल। यहाँ पर केवल बेंजीन के साथ ये था, यहाँ पर ये बैक बॉन्ड तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ना, तो मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी, तो बेटा ज़्यादा तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस भी कैसा होगा, एक्सो होगा, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। चलिए और आगे भाई, और आगे, और जरा देखो, आनंद करो, तो कहाँ तक पहुँच गया, TS3, फिर TS4, इसकी एनर्जी और भी कम हो चुकी होगी, TS4 इंटरमीडिएट्स यहाँ पर। अब ये बैक बॉन्ड वाला इंटरमीडिएट आ गया आपका, आगे देखें जरा सा, स्टेप 5 देखें आप। अब जैसे ये बन गया बेटे, अब ये बताओ बेटा, इसके बाद ये जो बन चुका है, अब इसके बाद तो इसकी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ सकती क्योंकि BB पे आके, अब इसके बाद तो कोई स्टेबिलिटी आगे रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है क्योंकि ये इसका एट लास्ट मोस्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हो। अब आएगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ये अटैक मारेगा, तो इसके पास है लोन पेयर, अब ये OH यहाँ पर जाएगा इस कार्बन के साथ, तो देखो सिंपल, तो ये देखो इसका लोन पेयर बेटा, और इसके पास यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड मेकिंग। अब ये जब कभी बॉन्ड मेकिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, बॉन्ड मेकिंग हो रहा है, समझना। तो बेटा ये ट्रांजिशन फिर से TS5 आ गया, और बॉन्ड जब बन जाएगा तो एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, जहां पर लोन पेयर वहां प्लस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, फिर से रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑक्सीनियम आयन बन गया, ऑक्सोनियम आयन बन गया। बताओ बेटा, अब जरा बताओ बेटा, ये इनकम्प्लीट कार्बन देखो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और यहाँ पर सारे ऑक्टेट कंप्लीट है, यू कैन चेक। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट से कंप्लीट ऑक्टेट की तरफ जा रहे हो, तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहे हो, इट मीन्स ये प्रोसेस भी कैसा होगा, एक्टिव होगा। TS5 आ गया आपके सामने बेटा, ये आपका ऑक्सोनियम आयन रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया। उसके बाद फिर क्या करेगा, पानी यहाँ पर अटैक मारेगा, इसके H+ को खींच लेगा और ये OH हो जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आपको नजर आएगा। तो जरा देखिए कैसे क्या है फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये यहाँ पर प्लस चार्ज था, फिर पानी आया, अब पानी ने यहाँ पर अटैक मारा, इसके पास देखो पानी गया, तो पानी इस H+ को खींचेगा इसका लोन पेयर इसको, तो ये बॉन्ड टूटता जाएगा ऐसे करके, तो यहाँ पर माइनस, सॉरी है ना, इलेक्ट्रॉन को H+ को खींचेगा, तो H+ को खींचेगा मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ऐसे टूटेगा ये देखो ऐसे, तो यहाँ पर माइनस आने लगेगा, यहाँ प्लस, बेटा फाइनली ये क्या बना देगा, देखो H3O+ बन के अलग हो जाएगा, और देखो ये पूरा पार्ट ये अलग हो गया ना यहाँ से, तो यहाँ पर OH बचा और प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, तो देखो यहाँ पर OH लग गया, दिस विल बी योर प्रोडक्ट। अब बेटा बताओ, ये चार्ज है और ये न्यूट्रल है, जो चार्ज से न्यूट्रल मच मोर स्टेबल बेटे, तो ये प्रोसेस भी कैसा होगा, एक्सो होगा, ये प्रोसेस भी कैसा होगा, एक्सो होगा, ये प्रोसेस भी कैसा होगा बेटा, एक्सो होगा। अब आप बोलोगे सर, तो इसमें अगर आप चाहो तो कैरल सेंटर वगैरह काउंट करके देख सकते हो कि भैया कितने कैरल सेंटर हैं, क्या क्या हैं। तो बेटा बताओ, यहाँ पर 2 CH3 इस कार्बन से लगे, नॉट कैरल सेंटर, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन एक CH3, इधर वाला ग्रुप अलग इधर ग्रुप, एक कैरल सेंटर ये हो गया। इस वाले कार्बन से अगर आप देखो तो एक PH है और एक हाइड्रोजन, इधर वाला ग्रुप अलग, इधर ये भी कैरल सेंटर हो। इस कार्बन से देखो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग कर, टोटल 3, और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, 2 टू द पावर n नंबर ऑफ, है ना, पेयर ऑफ एनंशियोमर्स, तो ये 8 प्रोडक्ट बन जाएंगे इसके, है ना। और डाइस्टेरोमर्स का मैंने आपको बताया था कि चूंकि 8 है बन रहा है, तो 8C2- बेटा ये आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखोगे, बहुत डिटेल में मैंने आपको करा रखा है। तो बेटा बताओ टोटल कितनी ट्रांजिशन स्टेट आई बेटा, क्या 6 ट्रांजिशन स्टेट आई। अब इसका ग्राफ कितना इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा जैसे जैसे आप, अच्छा ओवरऑल तो आपका एक्सो प्रोसेस होगा कुछ ऐसा ही, ओवरऑल ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा आपका, ओवरऑल जो ग्राफ बनेगा बेटा वो तो ऐसे ही बनेगा, लाइक दिस, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब चाहो तो देखो कितनी टोटल 6 हैं, तो इंटरमीडिएट हमेशा कितने आएंगे, उससे एक कम, तो 5 इंटरमीडिएट्स होंगे, यू कैन काउंट, काउंट कर लिया होगा आपने, चेक कर लो। तो इंटरमीडिएट आपके 5 आएंगे, ट्रांजिशन स्टेट 6 आएंगी, नेट आपका एक। तो पहला जो स्टेप था, जरा पहले स्टेप में चलें। पहला जो स्टेप था बेटा वो आपका एंडो था। इसके अलावा जितने भी देखो, एक इंटरमीडिएट यहाँ पे बना पहला, दूसरा भी एक्सो देखो, दूसरा एक्सो लेस से मोर, बाकी सब में एक्सो आया है, आप चेक कर सकते हो। देखो तीसरा भी एक्सो, चौथा भी एक्सो। और एक्सो में ग्राफ हमेशा कैसा होता है बेटा, इस तरह का। एंडो में ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का, एंडो का ग्राफ लाइक दिस, राइट बेटे। एक्सो और ये देखो एक्सो, ये एक्सो, इस तरह से टोटल 5 इंटरमीडिएट आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये करके यहाँ तक पहुँचे। तो क्या अब हम ग्राफिकल एनालिसिस की बात कर सकते हैं क्या बेटे फाइनली? चलो देखते हैं इसका ग्राफ क्या होगा। चलिए देखिए, तो नेट देखो, रिएक्टेंट है ऊपर और प्रोडक्ट है बेटा नीचे, ठीक है, ये देखो नीचे, तो नेट तो एक जो है। अब बताओ बेटा, पहला एंडो था ना, पहला एंडो था, तो ये ग्राफ देखो ऐसे जाके यहाँ पे रुकेगा और ये TS1, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते होगे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब देखो, अब यहाँ से आप ऐसे आके रुके, बताओ एक जो बना कि नहीं दूसरा स्टेप, ये स्टेप 1 आपका हो गया, ये स्टेप 2 हो गया।
यहाँ पर आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ बना था, अब सारे मेंशन कर सकते हो बेटे, ये स्टेप 2 हो गया। फिर यहाँ पर पहुँची, रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पर बन गया, TS2 के बाद फिर से बेटा देखो ग्राफ आपका नीचे ही आएगा क्योंकि सारे स्टेप एक जो हैं, देख लो ये आपका TS3 हो गया। सिमिलरली देखो बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट आ गया। फिर देखो ये ऐसे करके ऐसे आया, टोटल 6 थे, देखो फिर से ये थोड़ा नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये भी एक जो था, ये देखो ये, और यहाँ पर भी आ रहा ही आया, देखो फिर से बेटा ये ऐसे आया। लास्ट में देखो ऑक्सीजन आयन बना था, देखो ये भी नीचे आया क्योंकि एक जो था। उसके बाद फिर बेटा देखो ये TS6 बना और आपका इस तरह से फाइनली प्रोडक्ट बना। कितने ट्रांजिशन स्टेट? 6 हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट 1 2 3 4 और ये 5। सो है ना। सो नंबर ऑफ RS बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ RI कितना होते हैं बेटा? नंबर ऑफ RI इज नंबर ऑफ TS -1, so that will be 6 - 1 is equal to 5. You can count, पूरा डिटेल मैकेनिज्म आपके सामने। दिस इज द ग्राफ। सो ये बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री था और ये ग्राफिकल एनालिसिस था। सारी चीज़ें आपके सामने बेटा, हर चीज़ बहुत डिटेल में एकदम जीरो से हाईली एडवांस लेवल तक लेके जा रहा हूँ बेटा। ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सोचो ये दूसरा लेक्चर है सब्स्टिट्यूशन का, अभी तो बहुत सारे लेक्चर बाकी सब्स्टिट्यूशन में। अभी देखो अभी तो SN1 की ही बात हो रही है, SN2 तो छुए भी नहीं है। तो धीरे धीरे एक एक पत्ते खुलेंगे, आगे मस्ती करते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे बेटा, एंजॉय करते चले जाएंगे। आपका दिल खुश होगा, आपको मज़ा आएगी कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। आप इस ग्राफ की खूबसूरती को देखें, कितने मजे आई, कितने स्टेप्स आपके सामने आए, सारे स्टेप आपके सामने हैं, ये सब कुछ आपके सामने है बेटे, यू कैन चेक। ठीक है, तो आई होप बेटा आज की क्लास में आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा कि कैसे कैसे क्या ग्राफ बन सकते हैं, है ना बेटा। सो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो बेटे, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बताओ सभी को। आप देख लो कितनी धूम मचा के पढ़ाई हो रही है, धूम मचा के क्या अच्छा खासा लेवल, सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, हर चीज़ को बहुत डिटेल में बहुत प्रॉपर वे में लेके चला जा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, है ना। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटे और खूब मेहनत करो लाइफ में। ओके, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।